नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फैंटेसी नॉवल ऑडियो बुक में। आज हम लेकर आए हैं एक रोमांचक और रहस्यमयी कहानी जो आपको कल्पना की एक नई दुनिया में ले जाएगी। शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। इस कहानी के सभी पात्र, स्थान, घटनाएं और नाम पूर्णतः काल्पनिक हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, स्थान या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता पाई जाती है तो वह मात्र संयोग होगी। तो बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज की शानदार कहानी। शाही शहर के एक आलीशान घर के अंदर तेज और आक्रामक चीखें सुनाई दे रही थी जो पूरे वातावरण में फैल गईं। उसी क्षण कमरे के बीचों बीच एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। उसने अपने सामने मौजूद लोगों की भीड़ को देखा और चिल्लाकर कहा, तुम सब निकम्मे हो। जब भीड़ ने उसे उनका अपमान करते सुना तो उनके चेहरों पर भयंकर भाव आ गए। वातावरण में एक ठंडी और तीखी ऊर्जा उत्पन्न हुई और वह बलवान व्यक्ति की ओर तेजी से बढ़ी। ब्लेड, उस बलवान व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा। उसने तुरंत अपना हाथ उठाया और अपनी ब्लेड ऊर्जा को मुक्त किया। हवा में एक मायावी ब्लेड प्रकट हो गई। धमाका, उस बलवान व्यक्ति के सबसे करीब खड़ा व्यक्ति हवा में उड़ गया और चारों ओर खून की धुंध छा गई। वह तलवार बेहद बेरहम थी। बाकी लोग तुरंत हमलावर मुद्रा में उस बलवान व्यक्ति की ओर दौड़े। वे सब निर्मम और शांत दिख रहे थे। उन्होंने अपनी तलवारें निकाली और उस बलवान व्यक्ति के हृदय पर वार कर दी। ब्लेड, वह बलवान व्यक्ति पहाड़ की तरह लंबा और सीधा खड़ा था। वातावरण में एक अतुलनीय शक्तिशाली तलवार की शक्ति प्रकट हुई। सबसे भयावह बात यह थी कि उस बलवान व्यक्ति के ऊपर एक मायावी तलवार चमक रही थी। वह लगातार वातावरण से ऊर्जा सोख रही थी और पास आने वाले किसी भी व्यक्ति पर हमला करने के लिए तैयार थी। उसका पूरा शरीर एक बेहद मजबूत तलवार जैसा दिखता था। जो भी उसके रास्ते में आता वह मारा जाता। इसके तुरंत बाद लोगों की पूरी भीड़ पीछे की ओर धकेल दी गई। वे उस बलवान व्यक्ति पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे सभी उससे और भी दूर जमीन पर पड़े थे। वे उसके पास नहीं पहुंच पा रहे थे। उनके नीचे जमीन पर लगातार खून बह रहा था। शुरू से अंत तक वह हट्टा कट्टा आदमी एक ही जगह पर खड़ा रहा। ठीक है, भीड़ के पीछे से एक आवाज आई। भीड़ ने मुड़कर देखा तो पाया कि कोई आ गया है। वह लिन फैंग था और मुस्कुरा रहा था। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी गैरमौजूदगी में बा दाओ उन्हें इतनी बेरहमी से प्रशिक्षण देगा। उसके तरीके क्रूर और निर्मम थे। उसके शरीर के चारों ओर फैली तलवार जैसी ऊर्जा बेहद तेज थी। ये लोग बा दाओ से दिल से नफरत करते थे और जाहिर है ऐसा इसलिए था क्योंकि वह उन्हें हर दिन कष्ट देता था। भला वे उससे दिल से नफरत क्यों न करें। बा दाओ ने लिन फैंग को आते देखा। लिन फैंग को घूरते हुए उनकी पुतलियां सिकुड़ गईं और उन्होंने कहा, तुमने लिंगची की छठी परत को पार कर लिया है। मैंने हाल ही में लिंगची की छठी परत को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हारे बराबर ही हूँ। लिन फैंग ने सिर हिलाते हुए कहा। युन हाई संप्रदाय के ये शिष्य चकित रह गए। हैरानी की बात यह थी कि बा दाओ और लिन फैंग दोनों की साधना एक ही स्तर पर थी। कितनी शक्ति है। युन हाई संप्रदाय में बीते दिनों को याद था कि लिन फैंग ने लिंगची की दूसरी परत को पार कर लिया था। एक साल भी नहीं बीता था कि वह छठी लिंगची परत तक पहुंच गया था। उसकी साधना की गति अद्भुत थी। साधारण प्रतिभा वाले सामान्य लोगों के लिए जो लिंगची स्तर तक पहुंच चुके थे, अगले स्तर तक पहुंचने में कम से कम 1 से लेकर कई साल लग जाते थे। लिन फैंग की स्वाभाविक प्रतिभा तो असाधारण थी, लेकिन बा दाओ की शक्ति भी अथाह और रहस्यमय थी। ऐसा लगता था मानो बा दाओ 7वें लिंगची स्तर के लोगों को भी हरा सकता हो। हालांकि लिन फैंग का साधना स्तर लगभग समान था, फिर भी उसकी शक्ति बा दाओ की शक्ति के सामने नगण्य थी। बा दाओ लिन फैंग को घूर रहा था। अचानक उसके शरीर से एक तीव्र ऊर्जा निकली और लिन फैंग की ओर बढ़ने लगी। लिन फैंग थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? हाँ, बा दाओ ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। बा दाओ ने अत्याचारी तलवार का अभ्यास किया था। वह भली भांति जानता था कि वह और अधिक शक्तिशाली हो गया है। पहले छठे लिंगची स्तर का कोई भी व्यक्ति उससे लड़ने की हिम्मत नहीं करता था। उस समय वह और भी अधिक शक्तिशाली हो गया था और उसे पूरा विश्वास था कि वह 7वें लिंगची स्तर के किसी भी साधक को हरा सकता है। इसलिए जब उसने लिन फैंग को छठे लिंगची स्तर तक पहुंचते हुए और उसके शरीर से निकलती हुई युद्ध ऊर्जा को देखा तो उसे लगा कि वह अपनी शक्ति की तुलना करे। ठीक है, हम अदला बदली कर सकते हैं, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। युन हाई संप्रदाय के शिष्य अचंभित रह गए। उनकी आंखों में उत्साह झलक रहा था। ऐसी लड़ाई जीत किसकी होगी, बलवान और शक्तिशाली बा दाओ की या युन हाई संप्रदाय के प्रतिभाशाली नए कुलपति लिन फैंग की? बा दाओ और लिन फैंग एक दूसरे को टकटकी लगाकर देख रहे थे। उसी क्षण वातावरण में एक शक्तिशाली ब्लेड ऊर्जा फैल गई। वह तलवार सचमुच एक शक्तिशाली हथियार थी। बा दाओ को तलवारों से बेहद लगाव था और उसके अंदर तलवारों का जुनून था। लिन फैंग द्वारा दी गई वह भयानक तलवार उसके हाथों में सचमुच खौफनाक थी। उसके द्वारा छोड़ी जा रही तलवार की ऊर्जा हवा को चीरते हुए सीटी जैसी ध्वनि उत्पन्न कर रही थी। युन हाई संप्रदाय के शिष्यों को ऐसा महसूस हो रहा था मानो उनके शरीर तलवार की ऊर्जा के एक अथाह सागर में डूब रहे हों और किसी भी क्षण उनके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कितना भयानक। जब वह हमारे खिलाफ लड़ रहा था तब वह अपनी असली ताकत छिपा रहा था। भीड़ में मौजूद लोगों के दिल जोर से धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग बा दाओ के खिलाफ जीत नहीं पाएगा। उस तलवार की ऊर्जा छठे लिंगची स्तर के साधक को आसानी से मार सकती थी। एक ही तलवार का हमला काफी होता। हालांकि भीड़ जानती थी कि लिन फैंग में असाधारण रूप से उच्च स्तरीय प्राकृतिक प्रतिभा है, फिर भी उन्हें इस बात पर संदेह था कि वह बा दाओ के हमलों का सामना कर पाएगा। उसी क्षण लिन फैंग के शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली युद्ध ऊर्जा निकली और पलक झपकते ही यह उस स्तर पर पहुंच गई जो बा दाओ की तलवार की ऊर्जा का मुकाबला कर सकती थी। लिन फैंग बा दाओ को घूर रहा था। उसका शरीर युद्ध ऊर्जा से भरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो वह किसी भी क्षण हमला कर देगा। लिन फैंग की ओर एक तूफानी हवा चली जिससे उसके फटे पुराने कपड़े फड़फड़ाने लगे।
वह वहां एक अजय अविचल चट्टान की तरह खड़ा था। कितना शक्तिशाली! बा दाओ की तलवार की ताकत के बीच लिन फैंग वहीं खड़ा रहा। वह जरा भी पीछे नहीं हटा। वह बा दाओ जितना ही शक्तिशाली था। उसी क्षण बा दाओ ने हरकत शुरू की। पलक झपकते ही उसकी तलवार की ऊर्जा जमीन पर टकराए और एक गहरी दरार पड़ गई, मानो उसे किसी धारदार हथियार से काटा गया हो। तलवार राजाओं का हथियार है, दिव्य सुरक्षा और दिव्य आक्रमण, बा दाओ ने कहा। ब्लेड के बारे में अपनी राय व्यक्त करने के बाद ब्लेड की ऊर्जा और भी तीव्र हो गई और हवा में फैल गई। पूरी भीड़ को ऐसा महसूस हुआ जैसे वे दबाव में दम घुट रहे हों। सीटी की आवाजें और तेज होती जा रही थीं और पहले से कहीं अधिक बार सुनाई दे रही थीं। मैं समझ गया कि अत्याचारी तलवार टायरानिकल ब्लेड की स्तर की कला क्यों है। उसके शरीर से निकलने वाली तलवार की ऊर्जा अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है, लिन फैंग ने सोचा। उस क्षण बा दाओ का पूरा शरीर एक विशाल तलवार की तरह था जिसे अभी अभी म्यान से निकाला गया हो। बूम! लिन फैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी युद्ध शक्ति कम नहीं हुई, बल्कि और भी बढ़ गई। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश और पृथ्वी को पार कर रही हो। तलवार सम्राट का हथियार है, यह आकाश को भी भेद सकती है। लिन फैंग ने बा दाओ के समान ही वर्णन किया। लिन फैंग की शक्ति वातावरण में प्रचंड बाढ़ की तरह फैल गई। बल, तलवार का बल, यह अपने मार्ग में आने वाली हर चीज को नष्ट और मिटा सकता था। पलक झपकते ही उसकी तलवार की शक्ति उसकी युद्ध ऊर्जा के साथ मिलकर हवा में फैल गई। भीड़ अचंभित रह गई। सचमुच बा दाओ तलवार की शक्ति का प्रयोग कर सकता था, लेकिन लिन फैंग तलवार की शक्ति का प्रयोग कर सकता था। उसकी तलवार विनाश के लिए बनी थी। लिन फैंग की तलवारबाजी की शक्ति न केवल अत्यंत शक्तिशाली थी, बल्कि उसकी युद्ध ऊर्जा भी भयावह थी। तलवार की ऊर्जा, साथ ही युद्ध की ऊर्जा वातावरण में व्याप्त थी और अचानक वे आपस में टकरा गईं। ऊर्जाओं के टकराने से हल्की चटकने की आवाजें आईं। कितना भयानक! उस समय युन हाई संप्रदाय के शिष्यों की पीठ पसीने से तरबतर थी। बा दाओ बेहद शक्तिशाली था, लेकिन लिन फैंग भी उससे कम नहीं था। लड़ाई शुरू भी नहीं हुई थी और भीड़ में मौजूद लोगों के कपड़े पसीने से भीग चुके थे। वे बेकाबू होकर कांप रहे थे और पीछे हट रहे थे। बा दाओ और लिन फैंग अब भी एक दूसरे को घूर रहे थे। काफी समय बीतने का आभास हुआ और बा दाओ की आंखों में एक चमक सी कौंध थी। उसी क्षण उसकी तलवार की ऊर्जा धीरे धीरे लुप्त होने लगी। वहीं दूसरी ओर लिन फैंग की तलवार की ऊर्जा लगातार आगे बढ़ती रही। बा दाओ अचानक आश्चर्यचकित होकर धीरे से बोला, मैं हार स्वीकार करता हूं। जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसके शरीर के चारों ओर मौजूद ब्लेड की शक्ति पल भर में गायब हो गई। लिन फैंग की तलवार और युद्ध ऊर्जा भी गायब हो गई। सारी ऊर्जा समाप्त होने के बाद भीड़ शांत होने लगी और सबने गहरी सांस ली। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। लिन फैंग भयानक था और बा दाओ से भी ज्यादा शक्तिशाली था। इसीलिए तो वह यून हाई संप्रदाय का मुखिया बन गया था। बा दाओ, अब तुम्हारी तलवार की शक्ति अत्यंत भयानक हो गई है। शक्ति पर महारत हासिल करने में सफलता मिलने तक प्रतीक्षा करो। लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए यह बात कही। उन्होंने उस लड़ाई को गंभीरता से नहीं लिया था, वे बस एक दूसरे को परख रहे थे। बा दाओ स्पष्ट रूप से लिन फैंग जितना शक्तिशाली नहीं था। जब बा दाओ ने लिन फैंग की बात सुनी तो वह अचंभित रह गया। उसने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम पहले ही अगले स्तर की शक्ति निपुणता प्राप्त कर चुके हो? कुछ देर पहले, लिन फैंग ने शांत भाव से उत्तर दिया। बा दाओ अवाक रह गया। लिन फैंग ऊर्जा आक्रमणों का इस्तेमाल कर सकता था, वाकई कितना भयानक नौजवान था। सौभाग्य से लिन फैंग ने उसे कभी कैदी अखाड़े में चुनौती नहीं दी थी, अन्यथा उसका अपराजित रिकॉर्ड टूट जाता। बा दाओ, मैं तुम्हें तैयार रहने के लिए कहने आया हूँ। हमें किसी भी क्षण युद्ध में शामिल होने के लिए यात्रा करनी पड़ सकती है, लिन फैंग ने उदासीनता से कहा, और फिर उसने तुरंत यून हाई संप्रदाय के शिष्यों की ओर देखा। फिर उसने कहा, तुम लोग हमेशा बा दाओ की बात मानो और कड़ी मेहनत से अभ्यास करो। अगर तुम ऐसा करोगे तो युद्ध के मैदान में तुम्हारे जीवित रहने की संभावना बेहतर होगी। लिन फैंग ने अपनी बात समाप्त करते ही मुड़कर पूरी रफ्तार से वहां से चला गया। सेलेस्टियल अकादमी में काफी उत्साह का माहौल था। लोग इधर उधर भाग रहे थे और बातें कर रहे थे मानो वे किसी विषय पर उत्साहपूर्वक चर्चा कर रहे हों। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि शाही शहर दुवान रेन शहर पर सेना भेजेगा। क्या मोयुए देश का हमला इतना जबरदस्त है कि दुवान रेन शहर अब और प्रतिरोध करने में असमर्थ हो गया है? अकादमी की मुख्य सड़क पर किसी ने धीमी आवाज में कहा। उस व्यक्ति ने एक गहरी सांस ली। वह अकादमी के सैन्य छात्रों में से एक था। वह हमेशा से लियुकांग लैन का आदर करता था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इन दिनों लियुकांग लैन भी प्रतिरोध करने में असमर्थ हो जाएगा। शायद यही स्थिति है, वरना वे चुपके से किसी बड़े संस्थान के छात्रों को अभ्यास के लिए वहां भेज देते। वे युद्ध की घोषणा नहीं करते। इस बार शाही नगर ने सबसे उत्कृष्ट शिष्यों के साथ साथ असली सेना को भी दुवान रेन नगर भेजने का आदेश दिया है। दूसरे व्यक्ति ने उत्तर दिया। ये दोनों जल्दी जल्दी चलते हुए बातें कर रहे थे। ये दोनों छात्र अन्य कई छात्र समूहों की तरह ही एक ही दिशा में चल रहे थे। उस समय अकादमी के बाहर चांदी के कवच पहने हुए लोग घोड़ों पर सवार थे। वे राजसी और शक्तिशाली दिख रहे थे। इन लोगों के सामने सेलेस्टियल अकादमी के छात्र थे। वे भी घोड़ों पर सवार थे और कुछ तो खूंखार जानवरों पर भी सवार थे। वे जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। उसी क्षण दूर से घोड़े के सर पर दौड़ने की आवाज सुनाई दी। एक सफेद आकृति प्रकट हुई और पूरी गति से उस स्थान की ओर दौड़ती हुई दिखाई दी। सफेद कपड़े, सफेद घोड़ा, वेन एओ जू। जब भीड़ ने किसी भी स्त्री के समान सुंदर चेहरा देखा तो भीड़ अचंभित रह गई। वेन आओ जू भी उनके साथ जा रही थी। धीमा सफेद घोड़ा हिनहिनाया और उसकी गति धीमी हो गई और वेन आओ जू ने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर देखा। तुरंत बाद वह सैन्य छात्रों के बीच पहुंच गया, जिन्होंने धीरे धीरे रास्ता बनाया और उसे आगे बढ़ने का रास्ता दिया।
उनके बगल में सेना के नेता ने वे नाओजू की ओर ठंडे और उदासीन भाव से देखा और पूछा, वे नाओजू, तुम ऐसी जगह क्यों जाना चाहती हो? लुओ यू, अगर तुम जा सकती हो तो मैं क्यों न जाऊं? वे नाओजू ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसकी खूबसूरत आंखें बेहद आकर्षक लग रही थीं। लुओ यू ने आह भरी और वे नाओजू की ओर दोबारा नहीं देखा। उसने चांदी के कवचधारी सैनिकों के अधिकारी की ओर सिर घुमाकर कहा, अब हमारे जाने का समय आ गया है। चलिए चलते हैं। ठीक है, अधिकारी ने बेपरवाही से सिर हिलाते हुए कहा। जाने की तैयारी करो। लेकिन उसी क्षण घोड़ों के सर पर दौड़ने की आवाज फिर से हवा में गूंज उठी। अकादमी के अंदर बख्तरबंद घोड़ों का एक समूह पूरी गति से दौड़ रहा था और उनके पीछे धूल का बादल उठ रहा था। सबसे आगे एक बेहद आकर्षक युवक था। वह राजसी और शक्तिशाली दिख रहा था। वह अविश्वसनीय गति से दौड़ रहा था। हैरानी की बात यह थी कि उसका घोड़ा एक ड्रैगन बछड़ा था, जो अत्यंत उच्च कोटि का घोड़ा होता है। युवक के बाईं और दाईं ओर प्रत्येक तरफ एक एक व्यक्ति खड़ा था। उनमें से एक लड़की थी जिसने अपने चेहरे पर एक सुंदर घूंघट ओढ़ा हुआ था। वह दिव्य प्राणी की तरह पवित्र और शुद्ध प्रतीत हो रही थी। उसके दूसरी ओर एक खूबसूरत महिला खड़ी थी। वह वीर और ऊर्जावान दिख रही थी। लेकिन जब लोगों ने ड्रैगन के बछड़े पर सवार उस युवक को देखा तो कई लोग आश्चर्यचकित रह गए। वह लिन फैंग था। आजकल सेलेस्टियल अकादमी में ऐसे लोग बहुत कम थे जो उनका नाम नहीं जानते थे। उस समय उनका प्रकट होना आश्चर्यजनक था। लिन फैंग भी दुवान रेन शहर जा रहा था। वह स्वयं युद्ध क्षेत्र में जाने वाला था। इसके अलावा दो खूबसूरत महिलाएं भी उसके साथ जा रही थीं। तुम आ गए, वे नाओजू ने लिन फैंग की ओर मुस्कुराते हुए कहा। लिन फैंग ने वे नाओजू को सिर हिलाकर सहमति दी। जाहिर है वह आ चुका था और अब जा भी रहा था। उसी क्षण उस महान सैन्य अधिकारी लुओ यू ने लिन फैंग की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, लिन फैंग। लिन फैंग ने लुओ यू को हैरानी से देखा कि वह कौन है। वह उसे नहीं जानता था। क्या समस्या है? लिन फैंग ने पूछा। कुछ नहीं, लुओ यू ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, तुमने हेइमो को केवल अपनी किस्मत से हराया। मुझे उम्मीद है कि युद्ध के मैदान में भी तुम्हारी किस्मत ऐसी ही बनी रहेगी, क्योंकि यह कोई ऐसी जगह नहीं है जहां तुम यूं ही खेल सको। जब उसने बोलना समाप्त किया तो लुओ यू मुड़ गया। उसने लिन फैंग की ओर दोबारा नहीं देखा और आगे बढ़ने लगा। किस्मत से? लिन फैंग अचंभित रह गया। क्या उसने हेइमो को सिर्फ किस्मत से हराया? लिन फैंग हंसा और लुओ यू पर चिल्लाया, तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है। अगर तुम जिंदा वापस नहीं लौटे तो ये बहुत शर्मनाक होगा। जब लुओ यू ने लिन फैंग की आवाज सुनी तो उसने अपना घोड़ा रोक दिया। उसने अपने शरीर से एक ठंडी ऊर्जा छोड़ी जो लिन फैंग की ओर बढ़ी। उसी समय वह मुड़ा और पूरी गति से लिन फैंग की ओर दौड़ा और लिन फैंग की ओर मुक्के मारे, जिससे हवा में एक तेज सीटी जैसी आवाज निकली। बूम! लिन फैंग का घोड़ा हिनहिनाया और लिन फैंग हवा में उछलकर जमीन पर जा गिरा। उसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। फिर उसने ड्रैगन के बच्चे घोड़े को लात मारी, जो तुरंत जमीन पर गिर गया और लगातार हिनहिनाता रहा, जिससे उसे घोड़े से उतरना पड़ा। लिन फैंग के बोलने और उस हमले के समाप्त होने के बीच बस कुछ ही पल बीते थे। लुओ यू का हमला तूफान की तरह तेज और सटीक था। लिन फैंग को देखते हुए लुओ यू ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें लगा कि मैं हेइमो जैसा हूं और तुम मेरे सामने इतनी धृष्टता से पेश आ सकते हो? लुओ यू के इस दांव को देखकर भीड़ अचंभित और चकित रह गई। वह वाकई बहुत ताकतवर था। हालांकि लिन फैंग असाधारण रूप से प्रतिभाशाली था और हेइमो को हरा सकता था, लेकिन लुओ यू के साथ उसका अंतर बहुत बड़ा था। लुओ यू सेलेस्टियल अकादमी का 7वां रैंक वाला छात्र था। हेइमो और वह एक दूसरे से बहुत अलग थे। लुओ यू को 7वीं ची परत की शक्ति प्राप्त करने के लिए किसी विशेष कौशल का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी। उसी क्षण भीड़ ने लिन फैंग को देखा जिसके मुंह के कोने पर खून लगा हुआ था। वह एकदम सीधा खड़ा था और उसके शरीर के चारों ओर एक चमक फैल गई थी। उसके हाथ में एक तलवार थी जो चांदी जैसी सफेद रोशनी से जगमगा रही थी। वह बेहद तेज लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वह जीवित हो और तलवार की ऊर्जा को सोख रही हो। लिन फैंग के शरीर से अविश्वसनीय मात्रा में युद्ध ऊर्जा वातावरण में फैल गई। ये बेहद तीव्र और शक्तिशाली थी। हर कोई पल भर में भयभीत हो गया। इसके अलावा उस युद्ध ऊर्जा के भीतर तलवार की ऊर्जा भी मौजूद थी। भीड़ स्तब्ध रह गई और लिन फैंग को अजीब नजरों से देखने लगी। लिन फैंग सच में लड़ने को तैयार था। लुओ यू ने लिन फैंग को देखते हुए भौहें चढ़ाईं। वह आश्चर्यचकित था। उसने केवल इतना देखा कि लिन फैंग धीरे धीरे चल रहा था। पलक झपकते ही युद्ध ऊर्जा और तलवार की शक्ति तुरंत प्रकट हुई और पूरी गति से हवा को चीरते हुए सीधे लुओ यू की ओर बढ़ गई। उसी क्षण घोड़े के हिनहिनाने की तेज आवाज हवा में गूंज उठी। लुओ यू के घोड़े ने उस ऊर्जा को महसूस किया और भयभीत होकर तुरंत जमीन पर गिर पड़ा और रेंगने लगा। लुओ यू का शरीर भी जमीन पर जा गिरा। तू कायर जानवर, लुओ यू ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। वह तुरंत पागलों की तरह टूट पड़ा। उसका घोड़ा हिनहिनाया और उसके तुरंत बाद उसका दिल जोर से धड़का और वह हिलना डुलना बंद कर दिया। इसके तुरंत बाद लुओ यू ने अपना सिर उठाया और लिन फैंग की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अत्यंत ठंडा भाव देखा जा सकता था। बिना कुछ कहे लिन फैंग लुओ यू की ओर बढ़ा और जब वह उसके सामने पहुंचा तो उसने अपनी तलवार अपने सिर के ऊपर उठा ली। युद्ध ऊर्जा, तलवार ऊर्जा और घातक ऊर्जा का एक अत्यंत शक्तिशाली संयोजन वातावरण में व्याप्त था। भीड़ में मौजूद लोगों के दिल धड़क रहे थे। ऐसा लग रहा था कि लिन फैंग हेइमो के खिलाफ लड़ाई के समय की तुलना में कहीं अधिक मजबूत हो गया था, बहुत बहुत अधिक मजबूत। लिन फैंग ने अभी तक अपनी तलवार को मजबूती से नहीं पकड़ा था, लेकिन तलवार की ऊर्जा ही भीड़ में मौजूद लोगों के दिलों की धड़कन तेज करने के लिए काफी थी। लिन फैंग की हर हरकत उन्हें अचंभित करने के लिए काफी थी। मरना, लिन फैंग ने एक शब्द कहा और अपनी तलवार को लुओ यू की ओर नीचे की ओर घुमा दिया। ऐसा लग रहा था मानो तलवार किसी भी क्षण लुओ यू के शरीर तक पहुंच जाएगी।
घातक ऊर्जा की लहरें काले बादल की तरह हवा में फैल रही थीं। लुओ यू एकाग्रचित दिख रहा था, उसके शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकल रही थी। जब उसने लिन फैंग की तलवार को अपनी ओर आते देखा तो लुओ यू ने अपने हाथ ऊपर उठाए, जिनमें से एक चमकदार और तेजस्वी सफेद प्रकाश निकला। उसके हाथों से एक भयानक शक्ति प्रवाहित हो रही थी। एक तीखी चटकने की आवाज हवा में गूंज उठी। लिन फैंग की तलवार के नीचे चमकदार सफेद रोशनी बिखर गई। चांदी की घातक तलवार तुरंत लुओ यू की ओर बढ़ने लगी। लुओ यू के चेहरे के भाव अंततः बदल गए। वह अवाक रह गया। उसने जमीन पर जोर से पैर पटका और दोनों हाथ ऊपर उठा लिए। वह तेजी से पीछे हट गया। तलवार उसके चेहरे पर लगी और खून की एक पतली धार उसके चेहरे पर बह गई। तलवार ने लगभग उसे 2 टुकड़ों में काट दिया था, लेकिन लुओ यू को सांस लेने का भी समय नहीं मिला। उसने देखा कि लिन फैंग अचानक प्रकट हुआ और उसकी ओर फिर से बढ़ने लगा। वह घातक तलवार एक बार फिर उसकी ओर तेजी से बढ़ रही थी। लिन फैंग और उसकी तलवार पहले जैसे ही भावहीन और ठंडे थे। इससे लुओ यू के दिल में अत्यधिक भय उत्पन्न हो गया। वह फिर से हरकत में आया। लुओ यू लिन फैंग की तलवार के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तलवार में युद्ध और घातक ऊर्जा का अद्भुत संगम था। हर बार लिन फैंग के हमले असीम शक्ति से भरे हुए प्रतीत होते थे। अगर लुओ यू लिन फैंग की तलवार के बहुत करीब जाता तो वह सीधे उसके आर पार हो जाता। उसका दिल पछतावे से भर गया था। उसने सोचा भी नहीं था कि लिन फैंग इतना शक्तिशाली होगा। लुओ यू ने लिंगची की 7वीं परत को पार कर लिया था। अब अगर वह किसी पर हमला करना चाहता था तो वह उसके पलटवार की परवाह किए बिना ही कर देता था। धमाका! लिन फैंग ने अविश्वसनीय गति से वायुमंडल को भेद दिया। एक अत्यंत तीव्र और भयंकर हवा चली। दूर से एक घोड़ा हिनहिनाया और अचानक हवा के झोंके से उड़कर टुकड़ों में बिखर गया, जबकि वह व्यक्ति पीछे की ओर गिर पड़ा। वह हौंफ रहा था, लेकिन एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने कुछ कहा तो लिन फैंग उस पर हमला कर देगा। उस व्यक्ति ने अपनी आंखों से लुओ यू और लिन फैंग के बीच हुई घटना देखी थी। लुओ यू ने लिन फैंग पर बहुत आक्रामक होकर हमला किया था, लेकिन लिन फैंग ने उसे एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। उसने तुरंत अपनी तलवार से वार करना शुरू कर दिया और उस समय लुओ यू की हालत बहुत नाजुक थी। लिन फैंग सचमुच उसे जान से मार डालने वाला था। यह देखकर कोई व्यक्ति जानबूझकर लिन फैंग को कैसे उकसा सकता है? उनमें मरने की इच्छा तो नहीं थी। लिन फैंग की घातक तलवार तेजी से हवा में लहरा रही थी। उसके शरीर से निकलने वाली युद्ध ऊर्जा पल पल और भी प्रबल होती जा रही थी। तलवार चलाते समय उसका चेहरा भावहीन और ठंडा था। लुओ यू को पलटवार करने का जरा भी मौका नहीं मिला। उस समय लुओ यू का चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। हैरानी की बात यह थी कि वह अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था, और वह भी इतने सारे लोगों के सामने। आहे! लुओ यू गुस्से से चिल्लाया। उसके कपड़े अभी भी हवा में लहरा रहे थे। वह बेहद गुस्से में और निर्मम लग रहा था। तुम ये सब क्या कर रहे हो? लुओ यू की चीख सुनकर लिन फैंग ने ठंडे लहजे में पूछा। फिर उसने अपनी तलवार से वार करना जारी रखा। वातावरण में मौजूद सारी ऊर्जा अचानक गायब हो गई। लुओ यू हैरान था, लेकिन अचानक बेहद खुश हो गया। फिर उसने अपने पीछे प्रकट हुई आत्मा के साथ एक अत्यंत शक्तिशाली ऊर्जा छोड़ी। हालांकि उसी क्षण लुओ यू को एक बुरी आशंका हुई, जिससे उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। तलवार की शक्ति तो पहले जैसी नहीं रही, लेकिन वह तलवार पहले से भी ज्यादा खतरनाक प्रतीत हो रही थी। कुछ क्षण पहले की युद्ध ऊर्जा भी गायब हो चुकी थी। लुओ यू ने तेजी से पूरी गति से पीछे हटना शुरू कर दिया। क्रश! उद्धरण चिन्ह। लुओ यू तलवार के वार से बाल बाल बच गया, लेकिन ऊर्जा का प्रहार उस पर हुआ। लुओ यू के कपड़े फट गए थे, उसकी छाती से खून बह रहा था और गले पर घाव था। यह एक भयावह दृश्य था। भीड़ अचंभित रह गई। कितनी तेज तलवार, कितनी भयानक और शक्तिशाली ताकत! लुओ यू ने अपना सिर नीचे झुकाया और अपनी छाती की ओर देखा। तुरंत बाद उसके चेहरे पर एक भयानक भाव प्रकट हुआ। उसने अपना सिर उठाया और फिर से लिन फैंग की ओर देखा। उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। हालांकि लिन फैंग पहले की तरह ही निर्मम दिख रहा था। बोलते हुए उसने अपनी तलवार फिर से उठा ली। मैं तुम्हें स्वयं मार डालूंगा। लुओ यू चौंक गया। वह मुड़ा और पूरी गति से पीछे हटने लगा। अब उसे लिन फैंग से लड़ने की कोई इच्छा नहीं थी। लिन फैंग ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा। वह आगे बढ़ा और अपनी तलवार से लुओ यू पर फिर से वार किया। जब लुओ यू ने पीछे से आती घातक ऊर्जा को महसूस किया तो उसने अपने दांत पीसे। बुरी तरह कांपते हुए भी वह पागलों की तरह भागता रहा। कितना निर्लज और कायर कुत्ता है, घमंड भरी बातें करने वाले के पीछे भाग रहा है। लिन फैंग ने उसका पीछा करना छोड़ दिया। अपनी तलवार लुओ यू की ओर ताने हुए वह चिल्लाया, मुझे नहीं लगता कि तुम हेइमो के बराबर हो। मेरी नजर में तुम हेइमो के आसपास भी नहीं पहुंच सकते। दुआ करो कि हमारा आमना सामना फिर कभी ना हो। लिन फैंग की बातें सुनकर लुओ यू के घावों से खून तेजी से बहने लगा और उसका दिल क्रोध और भय से जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसके घाव काफी गंभीर हैं, लेकिन उसने दौड़ना बंद करने की हिम्मत नहीं की। वह पागलों की तरह दूर भागता चला गया। जब लुओ यू की परछाई गायब हो गई तो भीड़ की निगाहें लिन फैंग पर पड़ी। वे आश्चर्यचकित और विस्मित थे। उस दिन जब लिन फैंग ने हेइमो के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, तब भीड़ ने यह नहीं देखा कि लिन फैंग ने लगभग हेइमो को मार ही डाला था। हालांकि उस समय उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि लुओ यू, जो और भी अधिक शक्तिशाली और अभिमानी था, ने लिन फैंग को नाराज करने का फैसला किया और तुरंत बाद उसे घायल कर दिया। लिन फैंग ने अपनी बात पूरी नहीं की और इसके बजाय अपनी तलवार का इस्तेमाल किया, जिसका नतीजा ये हुआ कि खुद को लिन फैंग से श्रेष्ठ समझने वाला लुओ यू कायरो की तरह भाग गया। हेइमो को हराने के 2 महीने बाद लिन फैंग ने लिंग क्यूई की 7वीं परत के एक सैन्य छात्र को हराया था। लिन फैंग की स्वाभाविक प्रतिभा साधारण थी। लिन फैंग ने अपनी तलवार म्यान में डाली और तुरंत अपने नर ड्रैगन घोड़े पर सवार हो गया। फिर उसने उदासीनता से कहा, चलो चलते हैं।
सेना के इन जवानों ने आदेश पर सहमति में सिर हिलाया और तुरंत बाद सभी लोग पूरी गति से घोड़े दौड़ाने लगे और भीड़ की नजरों से ओझल हो गए। लेकिन कुछ क्षण पहले हुई वह भयानक लड़ाई अभी भी उनके दिमाग में थी। शाही शहर के उत्तरी द्वार के बाहर का इलाका वीरान था। जमीन पर पीली मिट्टी फैली हुई थी और कहीं घास नहीं थी। शहर का उत्तरी द्वार सामान्य द्वार नहीं था। लोग अपनी मर्जी से वहां से नहीं गुजर सकते थे। शांति के समय में केवल वही लोग उस द्वार से गुजर सकते थे जिन्हें सैन्य आदेश प्राप्त हुआ हो। उस निर्जन और सुनसान जगह पर कई तंबू लगे हुए थे। इन्हें सैन्य टुकड़ियों ने लगाया था। वह इलाका बेहद विशाल था। तंबुओं के बाहर लगभग 100 मीटर की दूरी पर लोगों की भीड़ जमा थी। उनमें कुलीन किसान, सैन्य टुकड़ियां और चांदी के कवच पहने कुछ सैनिक शामिल थे। ये सभी श्रेष्ठ साधक शिव युए के पवित्र प्रांगण से संबंधित थे। वे ज्ञान और युद्ध अनुभव प्राप्त करने के लिए युद्ध में जा रहे थे। यदि वे सैन्य कौशल में निपुण हो जाते तो उनका भविष्य और भी उज्जवल होता। बेशक बहुत से लोग युद्ध का अनुभव प्राप्त करने और जीवन मरण की स्थितियों से गुजरकर मजबूत बनने के लिए वहां जा रहे थे। ऐसे लोग जोशीले और साहसी दोनों थे। त्रोम त्रोम त्रोम, दूर से ही घोड़ों के सरपट दौड़ने की आवाज सुनाई दे रही थी। जमीन कांप रही थी। तंबुओं के बाहर मौजूद भीड़ को जमीन का कंपन साफ महसूस हो रहा था। कुछ ही समय बाद उन्हें लोगों का एक बड़ा समूह अपनी ओर आता हुआ दिखाई देने लगा। वे आ गए। तंबुओं के बाहर मौजूद भीड़ नए आने वालों को तीखी निगाहों से देख रही थी। उसी समय तंबुओं के बाहर मौजूद भीड़ में से सेनापति की कुर्सी पर बैठा एक युवक खड़ा हुआ और नए आने वालों का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। नए आए लोग अपने घोड़ों से नीचे उतर आए जब उन्होंने उस युवक को देखा जो उनका स्वागत करने के लिए उनकी ओर आ रहा था। वे सब घुटने टेककर चिल्लाए, महामहिम, यहाँ तक पहुंचने के लिए आपने बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया है। युवक ने मुस्कुराते और सिर हिलाते हुए उन लोगों से कहा। उसने हाथ हिलाकर उन्हें खड़े होने का इशारा किया। वे सब डरे हुए थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। हालांकि महाराज राजकुमार थे, फिर भी उनमें जरा भी अहंकार नहीं था और वे बहुत ही मिलनसार थे। वे इन साधारण सैनिकों के प्रति भी बहुत विनम्र थे। महामहिम, सेलेस्टियल अकादमी के एक सदस्य ने बहुत जोर से कहा। दुवान वुया ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए कहा, आप सभी, मैं भाग्यशाली हूं कि आप मुझसे लड़ने आए हैं। ये सचमुच सौभाग्य की बात है। कोई बात नहीं महाराज, आइए बैठते हैं। मैं सैनिकों को निर्देश दे देता हूं और फिर हम चल सकते हैं। दुवान वुया ने विनम्रता से सबको बैठने की जगह दिखाते हुए कहा। हर किसी के लिए बैठने की जगह तय थी। सेलेस्टियल अकेडमी के लोग दाईं ओर बैठ सकते थे। उनके लिए बहुत सारी सीटें लगाई गई थीं। सेलेस्टियल अकादमी के लोग बैठ गए। उसी क्षण कई लोग उन्हें घूर रहे थे जिससे वे चौंक गए। उनके सामने शिव युए के पवित्र प्रांगण के लोग थे। उस समय लिन फैंग भी जू यू के पवित्र प्रांगण से लोगों को देख रहा था। जब उसने देखा कि बहुत से लोग उसे देख रहे हैं तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। डुआन हान, यू तियानचेन, लिन कियान, वह उनमें से कई लोगों को पहचान सकता था। सेलेस्टियल अकादमी के सैन्य प्रशिक्षु ही युद्ध में जाने के इच्छुक नहीं थे। कुछ कुलीन साधक और कुछ साधारण साधक भी थे जो अपनी साधना को आगे बढ़ाने के लिए युद्ध में जाना चाहते थे। इससे उन्हें आधिकारिक करियर बनाने और संसार में तेजी से उन्नति करने का अवसर मिलता। अपनी शक्ति और प्रयासों के बल पर वे विजयी नायकों के रूप में घर लौट सकते थे। लेकिन लिन फैंग को साफ महसूस हुआ कि कोई उसे और भी तीखी निगाहों से घूर रहा है। वह भीड़ में से कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि उनका नेता था। वह दुवान वुया के बगल में बैठा था, डुआन तियान लैंग। जब लिन फैंग ने देखा कि उनका नेता दुवान तियान लैंग ही उसे घूर रहा है तो वह आश्चर्यचकित रह गया। दुवान तियान लैंग दुवान वंश का सदस्य होने के अलावा अब देश का सेनापति भी था। अधिकारी और सैनिक धीरे धीरे अपनी अपनी टुकड़ियों में सैन्य अभ्यास मैदान पर पहुंचे। वहां जरा भी अव्यवस्था नहीं थी। केवल उनके एक साथ मार्च करने की आवाज और उनके कवच से निकलने वाली खड़खड़ाहट ही सुनाई दे रही थी। सैन्य अभ्यास मैदान में मौजूद अधिकारियों और सैनिकों को देखकर लिन फैंग के दिल की धड़कन तेज होने लगी। उसने जहां तक उसकी नजर जा सकती थी देखा कि सैनिकों के 3 बड़े समूह थे जो धीरे धीरे 3 विशाल वर्गाकार संरचनाओं में परिवर्तित हो गए। वहां जरा भी अव्यवस्था नहीं थी। उनके कवच पर पड़ रही सूर्य की रोशनी चकाचौंध कर देने वाली थी। पूरी संरचना में 3 अलग अलग रंग चमक रहे थे। इन सैनिकों के कवच 3 अलग अलग रंगों के थे, कांस्य, चांदी और सोना। सोने के कवच वाले सैनिक सर्वोच्च श्रेणी के थे जबकि कांस्य के कवच वाले सैनिक सबसे निम्न श्रेणी के थे। ये बात महज एक नजर में स्पष्ट हो जाती थी। दुवान तियान लैंग का कवच घोर काला था। वह आत्माओं को भक्षक जैसा प्रतीत होता था। उसके वस्त्रों में असीम शीतलता और संयम झलक रहा था। वह भयावह और राजसी लग रहा था। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, सैनिकों के मार्च करने की आवाजें बारी बारी से तेज और धीमी होती रहीं। कांस्य कवचधारी सैनिकों की एक पंक्ति ने अपने युद्ध ढोल उठाए और आगे बढ़े। युद्ध ढोल इतने भारी थे कि एक ढोल उठाने के लिए 4 कांस्य कवचधारी सैनिकों की आवश्यकता होती थी। धमाका, वातावरण में एक गहरी ध्वनि गूंज उठी। कांस्य कवचधारी सैनिकों की अग्रिम पंक्ति ने युद्ध के ढोल उठाए और अन्य सैनिकों की ओर बढ़े। फिर कांस्य कवचधारी सैनिकों की दूसरी पंक्ति ने भी ऐसा ही किया। लेकिन जब ढोल जमीन पर गिरे तो एक जोरदार धमाके की आवाज हुई और उसके बाद हल्का सा कंपन हुआ। कुल मिलाकर 5 पंक्तियां थीं और प्रत्येक पंक्ति में 9 युद्ध ढोल थे। ये क्या है? लिन फैंग हैरान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये कांस्य कवचधारी सैनिक युद्ध के ढोल बजाकर क्या कर रहे हैं। हालांकि बाकी लोग इस दृश्य को ऐसे देख रहे थे मानो ये बिल्कुल सामान्य हो। उनकी आंखों में उत्साह की चमक भी थी। आज 2 बड़े संस्थानों के छात्र और कुछ अन्य साधक भी इस युद्ध में हमारे साथ शामिल हुए हैं। हम सभी छात्रों के लिए ये ढोल बजा रहे हैं। इसके अलावा आज मैं एक और घोषणा करना चाहता हूं, दुवान तियान लांग मुख्य सेनापति के रूप में हमारे साथ शामिल होंगे।
मेरी बहन दुवान शिनये उप मुख्य सेनापति के रूप में शामिल होंगी। वह भी युद्ध क्षेत्र में उपस्थित रहेंगी। आज हम इन सभी लोगों के लिए ढोल बजा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति दूसरों से अधिक ढोल बजा सकता है वह राजकुमारी दुवान शिनये का रक्षक बन सकता है, दुवान वुया ने कहा। तुरंत बाद सैनिकों के बीच से एक सुंदर आकृति प्रकट हुई। कवच पहने होने के बावजूद उनकी सुंदर आकृति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। वह शाही राजकुमारी दुवान शिनये थी। भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। राजकुमारी दुवान शिनये उप मुख्य सेनापति के रूप में कार्य कर रही थी। आखिर वह इस युद्ध में क्यों आई थी? हालात चाहे जिस वजह से बने हो, ये युवक बेहद उत्साहित थे। जो सबसे ज्यादा ढोल बजा सकता था उसे राजकुमारी का निजी अंगरक्षक बनने का मौका मिलता, जिसका मतलब था कि वे हमेशा उसके साथ रहेंगे। ऐसे मौके बहुत कम मिलते थे। लिन फैंग असमंजस में लग रहा था। क्या दुवान तियानलैंग मुख्य कमांडर था? लिन फैंग को समझ नहीं आ रहा था कि दुवान वुया और दुवान तियानलैंग के बीच क्या संबंध थे। इसके अलावा दुवान शिनये उप मुख्य कमांडर थे, इसका क्या मतलब था? 5 लोग, सबसे पहले कौन आएगा? दुवान तियानलैंग ने चिल्लाकर कहा। तुरंत ही कुछ आकृतियां कौंधी और युद्ध के ढोल के सामने आकर बोली, मैं सबसे पहले आने को तैयार हूं। पलक झपकते ही युद्ध के नगारों के सामने भारी संख्या में लोग जमा हो गए। 5 लोग एक ही समय में हिले। उन्होंने अत्यधिक मात्रा में बेहद ठंडी ऊर्जा चीख छोड़ी। धमाका! किसी ने युद्ध के ढोल पर बेरहमी से घूंसा मारा, जिससे हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज निकली, लेकिन ढोल की थाप जैसी आवाज नहीं आई। इसके अलावा उससे कुछ ऊर्जा उछलकर वापस हमलावर की ओर परावर्तित हुई, जिससे वह पीछे की ओर गिर पड़ा। उस क्षण वह व्यक्ति बेहद शर्मिंदा और शर्म से लाल हो गया। उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अपनी सीट पर वापस बैठ गया। वह ढोल बजाने में असमर्थ रहा था। दूसरा व्यक्ति प्रभावशाली और राजसी लग रहा था। उसने अतुल्य शक्ति से एक ढोल पर प्रहार किया, जिससे एक भिनभिनाहट भरी ध्वनि निकली और फिर हल्की चटकने की आवाज आई। वह व्यक्ति बहुत उत्साहित दिख रहा था। बिना रुके वह सीधे दूसरे ढोल की ओर बढ़ा और उस पर प्रहार किया। उससे फिर से चटकने की आवाज आई, जिससे लोगों में उत्साह भर गया। युद्ध के ढोल बजाना पहले से ही बेहद मुश्किल था। ढोल से हल्की सी भी आवाज निकलवाना सैनिकों का मनोबल बढ़ा सकता था। केवल उच्च पदस्थ अधिकारी ही युद्ध के नगारे बजा सकते थे। जो सबसे अधिक नगारे बजा पाता उसे अधिकारी और सैनिक दोनों ही सम्मान देते थे। लेकिन वही व्यक्ति तीसरे युद्ध के ढोल से ध्वनि उत्पन्न करने में सफल नहीं हुआ। वह व्यक्ति अचानक निराश और उदास दिखने लगा। उसके बाद तीसरे व्यक्ति ने 3 ढोल बजाने में सफलता प्राप्त की। चौथे व्यक्ति ने 2 ढोल बजाने में सफलता प्राप्त की और 5वें व्यक्ति ने भी केवल 3 ढोल बजाने में ही सफलता प्राप्त की। फिर वे अपनी अपनी सीटों पर लौट गए। कांस्य कवचधारी सैनिकों ने युद्ध के ढोल फिर से व्यवस्थित किए। पहले की तरह सैनिकों की 5 पंक्तियां थीं और प्रत्येक पंक्ति में 9 युद्ध के ढोल थे। लिन फैंग गंभीर मुद्रा में युद्ध के ढोलों को ध्यान से देख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि ये ढोल एक नियमित लय में बज रहे हैं। दूसरे शब्दों में उसे ऐसा लग रहा था कि ये ढोल व्यक्ति की साधना के स्तर से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे लिंगची स्तर का व्यक्ति 2 ढोल बजा सकता है, तीसरे स्तर का व्यक्ति 3 ढोल बजा सकता है। इसलिए 9 ढोल बजाने के लिए 9वें लिंगची स्तर की आवश्यकता होती है। बेशक ये भी कोई पूर्ण नियम नहीं था। कुछ देर पहले तीसरे लिंगची स्तर के किसी व्यक्ति ने केवल 2 ढोल बजाए थे, जबकि पहले स्तर का व्यक्ति केवल पहले लिंगची स्तर पर था और किसी भी ढोल से कोई ध्वनि नहीं निकाल पाया था। अगला कौन? दुवान वुया ने भीड़ की ओर मुस्कुराते हुए कहा। मैं चलता हूं, युआन शान ने कहा, जो लिन फैंग के बगल में बैठा था, और फिर उठकर युद्ध के ढोल की ओर चल पड़ा। युआन शान भाई, मैं भी चलूंगा, युआन शान के पीछे चलते हुए दुवान फैंग ने कहा। कुछ ही क्षणों बाद 5 लोग ढोल के चारों ओर जमा हो गए थे। इन 5 लोगों में से सबसे बलवान व्यक्ति ने लिंगची की चौथी परत को पार कर लिया था। उन्होंने 4 ढोल बजाने में कामयाबी हासिल की और फिर मुस्कुराते हुए चले गए। युआन शान तीसरे लिंगची स्तर पर था और उसने 3 ढोल बजाने में कामयाबी हासिल की। इसके अलावा दुवान फैंग ने सबको चौंका दिया। वह दूसरे लिंगची स्तर तक पहुंच चुका था, लेकिन उसने भी 3 ढोल बजाने में कामयाबी हासिल की। कई लोग उसे नए नजरिए से देखने लगे। कई लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबसे कुशल व्यक्ति भी केवल 4 ढोल ही बजा सका। उसी क्षण एक आकृति खड़ी हुई और सेलेस्टियल अकादमी के छात्रों से बोली, मैं शिव युए के पवित्र प्रांगण का तूफू हूँ। कौन मेरे साथ चलेगा? तूफू। जब लिन फैंग ने उस लंबे चौड़े आदमी को देखा तो वह दंग रह गया। वे अतीत में एक ही संप्रदाय के शिष्य थे। तूफू भी पहले यून हाई संप्रदाय से था। अब वह शिव युए के पवित्र प्रांगण में विद्यार्थी था। भीड़ अचानक उत्सुक हो गई। जू यू के पवित्र प्रांगण ने स्वर्गीय अकादमी के छात्रों को उकसाना शुरू कर दिया था। क्या सेलेस्टियल एकेडमी में सिर्फ काया ही है? तूफू ने यह देखकर कहा कि कोई उसकी बात का जवाब नहीं दे रहा है। वह हंसे बिना नहीं रह सका। तुम न केवल बेशर्म गद्दार हो, बल्कि ऐसी बकवास करने की हिम्मत भी करते हो, लिन फैंग ने ठंडे लहजे में कहा, जिससे तूफू चौंक गया और उसने तुरंत उसकी ओर देखा। जीतने वाले सुख में जीवन जी सकते हैं, जबकि हारने वाले मर जाते हैं। कमजोर लोग बलवानों का शिकार होते हैं। साधना के मार्ग का यही मुख्य नियम है। जब दुवान तियानलांग ने यूनहाई संप्रदाय का नाश किया तो मैंने भी उनका अनुसरण किया। ये तो स्वाभाविक है, तूफू ने ठंडे स्वर में चिल्लाते हुए कहा। फिर लिन फैंग को घूरते हुए उसने आगे कहा, लिन फैंग, अगर तुम पवित्र प्रांगण में शामिल होना चाहते हो तो जाकर दुवान तियानलांग से विनती करो, शायद तब वह तुम्हारी मदद कर दे। ओह, अब तो तुम एक डरपोक गद्दार बन गए हो जिसकी धर्मपरायणता वाकई श्रद्धा जगाती है, लिन फैंग ने तूफू को देखते हुए ठंडे लहजे में कहा। फिर वह मुड़ा, कांसे का मुखौटा पहने किसी व्यक्ति को देखा और बोला, तुम जाओ। ठीक है, पीतल का मुखौटा पहने उस व्यक्ति ने थोड़ा सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। फिर उसने तूफू की ओर देखकर कहा, मैं आ रहा हूं।
जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसकी परछाई तुरंत युद्ध के ढोल के सामने प्रकट हो गई। तू फू के चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। फिर वह झट से युद्ध के ढोल के पास पहुंचा और बोला, कौन शुरू करेगा? तुम शुरू कर सकते हो, कांसे का मुखौटा पहने व्यक्ति ने उदासीनता से कहा। तू फू ने हल्का सा सिर हिलाया, उसकी आकृति हिलने लगी और वह तुरंत आगे बढ़ गया। धमाका, ढोल की थाप हवा में गूंज उठी और लोगों के कानों में गूंजने लगी। युद्ध का ढोल चकनाचूर हो चुका था। तू फू लगातार गतिमान था और पागलों की तरह युद्ध के ढोल बजा रहा था। दूसरे और तीसरे युद्ध के ढोल तुरंत चूर चूर हो गए और हवा में धमाके की आवाज गूंज उठी। आह! तू फू ने एक ही सांस में ऐसा कर दिया। वह जोर से चिल्लाया और मुंह के मारता रहा। चौथा युद्ध ढोल चकनाचूर हो गया। दरार, तू फू ढोल बजाते हुए जमीन पर जोर जोर से पैर पटक रहा था। फिर उसने पांचवें युद्ध ढोल से एक ऐसी ताल निकाली जो उस क्षण तक किसी ने नहीं निकाली थी। इसके बाद मानो तू फू के पास अतिरिक्त शक्ति बची हो, वह छठे युद्ध ढोल की ओर बढ़ा। ट्र ट्र छठा युद्ध ढोल लगातार बज रहा था, लेकिन उसी क्षण उसकी ताकत युद्ध ढोल पर टकराई और तू फू के शरीर को 100 मीटर पीछे की ओर धकेल दिया। लेकिन युद्ध ढोल पर एक छोटी सी दरार भी पड़ गई थी। पांचवें लिंगची स्तर का साधक, जिसने लगभग छठे स्तर को भी हिलाकर रख दिया, युन हाई संप्रदाय का पूर्व शिष्य कहलाने लायक है। अफसोस की बात है कि वह बेशर्म धोखेबाज है। छठे युद्ध ढोल पर आई दरार को देखकर लिन फैंग ने धीमी आवाज में कहा। लिन फैंग की नजरों में पांचवें लिंगची स्तर का साधक कुछ भी नहीं था। बा दाओ उसे सबक सिखाने वाला था। सबकी निगाहें तू फू पर टिकी थीं। भले ही आखिरी ढोल की आवाज से उन्हें पीछे हटना पड़ा, लेकिन कोई भी उन्हें कम नहीं आंकने वाला था। छठे ढोल से जोरदार आवाज निकालना ही अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। शिव युए के पवित्र प्रांगण में उपस्थित लोग बा दाओ को ठंडी मुस्कान के साथ देख रहे थे। वे ये देखना चाहते थे कि पीतल का मुखौटा पहने वह व्यक्ति तू फू से कैसे मुकाबला करेगा। उसी क्षण बा दाओ एक युद्ध ढोल के सामने आ गया। वह शांत और रहस्यमय लग रहा था। उसके शरीर से अविश्वसनीय ऊर्जा का संचार हो रहा था। भीड़ स्तब्ध रह गई। इसके तुरंत बाद उन्होंने केवल बा दाओ की मुट्ठी को पहले युद्ध के ढोल की ओर बढ़ते हुए देखा। बूम! हवा में एक स्पष्ट ध्वनि गूंजी। हालांकि ये बिल्कुल भी क्रूर या विस्फोटक नहीं थी। युद्ध का ढोल देखने में ऐसा लग रहा था मानो किसी चाकू से चीरा गया टोफू हो। इसके तुरंत बाद उसने दूसरे, फिर तीसरे और चौथे पर प्रहार किया। उसने उन्हें आसानी से हरा दिया। शुरू से ही बा दाओ ये काम एक ही झटके में कर लेता था। वह सीधे पांचवें की ओर बढ़ा, अपना हाथ थोड़ा ऊपर उठाया और तुरंत उसे दो अलग अलग हिस्सों में काट दिया। जोड़ गए। पहले की तरह वह शांत और उदासीन दिख रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि छठे ढोल तक पहुंचने से पहले ही बा दाओ एक ऐसे ब्लेड की तरह दिख रहा था जो किसी भी चीज को काट सकता था। काचा, एक भयानक तलवार की तरह दिखते हुए बा दाओ ने छठे युद्ध ढोल को काट डाला। पहले की तरह ताल उत्पन्न करना उसके लिए सहज प्रतीत हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसने बिना एक पल भी रुके एक ही झटके में उन 6 ढोलों को नष्ट कर दिया हो। उसी क्षण बा दाओ रुक गया। वह 7वें युद्ध ढोल की ओर नहीं बढ़ा और अब उसमें उसकी कोई रुचि नहीं दिख रही थी। वह शांति से मुड़ा और सेलेस्टियल अकादमी के लोगों की ओर वापस चल दिया। एक घटिया आदमी इतनी अकड़ दिखाने की हिम्मत कैसे करता है? बा दाओ ने बेपरवाही से कहा। सब लोग हैरान रह गए। उस आदमी ने तू फू को घटिया आदमी कहने की हिम्मत कैसे की? हालांकि बा दाओ की तुलना में तू फू वाकई बेहद कमजोर था। तू फू का चेहरा उतर गया और उसके गालों का रंग उड़ गया। अतीत में उसे यून हाई संप्रदाय में एक प्रतिभाशाली शिष्य माना जाता था। वह खुद को एक अद्भुत साधक समझता था। जू युए के पवित्र प्रांगण में उसे एक महत्वपूर्ण छात्र माना जाता था, लेकिन उस समय उसे अपमानित किया जा रहा था और उसके पास बा दाओ का खंडन करने का कोई रास्ता नहीं था। छठे युद्ध ढोल में दरार डालने के लिए उसे अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी थी, लेकिन बा दाओ ने उसे आसानी से 2 टुकड़ों में तोड़ते हुए उसे बजाना शुरू कर दिया था। उन दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। बुरा नहीं है, दुवान वुइया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर उसने आगे कहा, क्या यहाँ कोई और भी ताकतवर है? भीड़ में मौजूद लोग हैरानी से एक दूसरे को देख रहे थे। उसके बाद कई अन्य लोग अपनी ताकत आजमाने के लिए खड़े हो गए। सबने कोशिश की, लेकिन अंततः सब असफल रहे। छठे युद्ध के ढोल तक भी नहीं पहुंच पाए। लिंगहू, तुम यहाँ के सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक हो, क्यों न तुम जाओ और उनकी प्रतिष्ठा को नष्ट कर दो। उसी क्षण शिव युए के पवित्र प्रांगण के किनारे पर तू फू ने लिंगहू हेशान की ओर देखते हुए कहा। लिंगहू हेशान पहले यूनहाई संप्रदाय का शिष्य था, इसलिए उसके और तू फू के बीच अच्छे संबंध थे। लिंगहू हेशान ने हल्के से सिर हिलाया और दूसरी तरफ मौजूद भीड़ की ओर देखते हुए कहा, सफेद कपड़ों वाला वह आदमी, उसका नाम वेन आउजू है। वह सेलेस्टियल अकादमी में तीसरे स्थान पर है। वह बहुत ही सतर्क है और उसकी ताकत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। मैंने सोचा भी नहीं था कि वह भी आएगा, इसलिए अब मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है कि मैं जीत पाऊंगा। लिंगहू हेशान के शब्दों ने तू फू को स्तब्ध कर दिया। तुरंत बाद वह स्त्री के समान सुंदर वेन आउजू की ओर बढ़ा और देखा कि उसकी ओर भी 2 रहस्यमयी आंखें देख रही थीं। वे चमकते हीरो की तरह लग रही थीं। तू फू ने अब उनकी ओर देखने की हिम्मत नहीं की। युद्ध क्षेत्र में आने वालों में जू यू के पवित्र प्रांगण का सबसे बलकाहा शिष्य लिंगहू हेशान था। यदि लिंगहू हेशान कोई कार्रवाई करता तो वेन आउजू का हस्तक्षेप होना तय था, और यदि लिंगहू हेशान हार जाता तो जू यू के पवित्र प्रांगण की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती। इसलिए लिंगहू हेशान संभावित टकराव के परिणाम के बारे में पूरी तरह से आश्वस्त नहीं था और उसने इसमें शामिल न होना ही बेहतर समझा। मैं हमारी प्रतिष्ठा वापस दिलाने में मदद करूंगा, जू यू के पवित्र प्रांगण के किनारे खड़े एक व्यक्ति ने कहा। वह युवक यू तियान चेन था। यू तियान चेन खड़ा हुआ, दुवान वुइया और दुवान शिन ये की ओर देखकर बोला, महामहिम राजकुमारी की रक्षा करने की जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से मेरी ही है।
मुझसे बेहतर इस पद के लिए कोई और हकदार होने का दावा भी नहीं कर सकता। यू तियानचेन ने अत्यंत घमंड भरे लहजे में यह बात कही। सभी को स्पष्ट था कि यू तियानचेन को अपनी बातों पर पूरा भरोसा था। यू तियानचेन युए कुल का सदस्य था और उसका सामाजिक रुतबा बेहद ऊंचा था। इसके अलावा वह अत्यंत बलवान भी था, पहले ही 7वीं लिंगची परत तक पहुंच चुका था और उसकी आत्मा भी उतनी ही प्रचंड थी। उससे अधिक बलवान कई लोग भी उसे उकसाने की हिम्मत नहीं करते थे, जबकि उससे कम बलवान लोग केवल उसके हाथों दबने के लिए ही मौजूद रहते थे। दुवान शिनये ने बिना कुछ कहे अपना सिर नीचे कर लिया, जबकि दुवान वुया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा देखते हैं कि तुम कितने युद्ध के नगारे संभाल सकते हो भाई। यू तियानचेन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन ढोल की ओर नहीं बढ़े। इसके बजाय उन्होंने सेलेस्टियल अकादमी के छात्रों, विशेष रूप से लिन फैन की ओर देखते हुए कहा, राजकुमारी के साथ संबंध बनाने के लिए चाहे आप साधना में माहिर हो या कुलीन परिवार में जन्मे हो, आपको सर्वोच्च स्तर पर होना चाहिए। जो लोग सामाजिक रूप से कमतर हैं और अपनी ताकत को बड़ा चढ़ाकर बताते हैं, वे तो बस कुछ भी नहीं है। जब वे सोचते हैं कि उन्हें राजकुमारी का दिल जीतने का मौका मिल सकता है, तो ये सचमुच दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है। ऐसे लोग सपने देखते रह जाएं। जब उसका काम समाप्त हो गया तो वह ढोल की ओर चल पड़ा। भीड़ लिन फैन को अजीब निगाहों से देख रही थी। हालांकि यू तियानचेन ने किसी का नाम नहीं लिया था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से लिन फैन के बारे में ही बात कर रहा था। क्या लिन फैन राजकुमारी से संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था? उस समय लिन फैन अवाक रह गया। उसके चेहरे के भाव थोड़े ठंडे लग रहे थे। लिन फैन की ताकत का अत्यधिक वर्णन था, और क्या वह राजकुमारी में दिलचस्पी रखता था? उसी क्षण यू तियानचेन ने कहा, आज मैं राजकुमारी के लिए एक गीत गाना चाहूंगी। जब उसने बोलना समाप्त किया तो तियान युए चेन की गहरी और धीमी आवाज हवा में गूंज उठी। विशाल और असीम जू यू के पुरुषों और अधिकारियों, ढोल बजाओ और घंटे बजाओ। धमाका। युए तियानचेन के गीत के बाद एक धमाका हुआ, जैसे ही युद्ध का पहला नगाड़ा बजा। कवच धारण किए हुए और महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करने वाले लॉर्ड्स और कुलीन लोग। बूम! एक ही जोरदार प्रहार से उसने 2 युद्ध के ढोल तोड़ दिए। झीलों और पहाड़ों से घिरा एक जोशीला आदमी। उद्धरण चिन्ह। युए तियानचेन की आवाज गहरी थी। उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा उसके उग्र स्वभाव को दर्शाती थी। उसने अगले ढोलों पर प्रहार करना जारी रखा। चौथा और 5वां युद्ध ढोल चूर चूर हो गए। यह न केवल युए तियानचेन की पहली सांस थी, बल्कि उसके फेफड़ों में अभी भी पर्याप्त हवा भरी हुई थी। हजारों वीरतापूर्ण गुणों को प्राप्त करना। युए तियानचेन लगातार आगे बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर अंतरिक्ष और समय के नियमों को चुनौती दे रहा हो और उसकी शक्ति उसके रास्ते में आने वाली हर चीज को नष्ट कर सकती हो। एक बेहद जोरदार धमाके की आवाज पूरे वातावरण में गूंज उठी और छठा युद्ध ढोल पर पड़ा। उसी क्षण युए तियानचेन पागलों की तरह जमीन पर पैर पटकने लगा। उसके पैर से पीली कीचड़ वाली जमीन पर मानो मिट्टी की एक भयानक लहर उठती हुई दूर जा गिरी। युए तियानचेन की मुट्ठी 7वें युद्ध ढोल पर जा टकराए। एक खूबसूरत महिला द्वारा नायक के रूप में स्वागत किया जाना कितना अद्भुत है, युए तियानचेन ने अपनी गहरी मधुर आवाज में कहना जारी रखा। अंततः उनकी पहली सांस फूल गई। 7वें युद्ध ढोल के 5 टुकड़ों में बिखरने से वातावरण में एक जोरदार आवाज गूंजी। कवच धारण किए हुए और महत्वाकांक्षाओं को प्रेरित करने वाले लॉर्ड्स और कुलीन लोग। झीलों और पहाड़ों से घिरा एक जोशीला आदमी। उद्धरण चिन्ह। भीड़ में मौजूद लोग इन शब्दों को सुनते हुए उस सुंदर युवक को देख रहे थे। उनके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और ऐसा लग रहा था मानो उनकी रगों में युद्ध का जुनून उमड़ आया हो। अधिकारी और सैनिक विशेष रूप से उत्साहित और रोमांचित थे। उनमें से प्रत्येक की आंखों में उत्साह झलक रहा था, मानो वे स्वयं को गीत के पात्र के रूप में देख रहे हो। ठीक है। पवित्र प्रांगण में उपस्थित सभी लोग युए तियानचेन का समर्थन कर रहे थे। अपनी सीट पर बैठे दुवान तियान लैंग भी हल्के से मुस्कुराते हुए बोले, युए तियानचेन युए वंश का सदस्य बनने के योग्य है। उसका हृदय महान आकांक्षाओं से भरा है। एक ही सांस में वह मंत्रोच्चार कर एक साथ 7 ढोल बजा सकता है। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं। वह राजकुमारी के लिए एकदम उपयुक्त साथी होगा। उसे अपना गीत गाने और 7 युद्ध ढोल बजाने के लिए केवल एक सांस की आवश्यकता थी। युए तियानचेन एक पल भी नहीं रुका। वह युद्ध ढोलों पर प्रहार करते हुए पूरे मन से गा रहा था। इसमें केवल प्रहार करने से कहीं अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी। आखिरकार उसके पास केवल एक ही सांस थी। युए तियानचेन ने मुड़कर दुवान तियान लैंग की ओर हल्का सा सिर हिलाया। तुरंत बाद वह दुवान शिनये की ओर बढ़ा और उसे देखकर मुस्कुराया। दुवान शिनये ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लेकिन पहले की तरह चुप रही। बुरा नहीं है, दुवान वुया ने मुस्कुराते हुए और सिर हिलाते हुए कहा। मैंने सोचा भी नहीं था कि भाई यू इतने प्रतिभाशाली होने के साथ साथ इतने रचनात्मक भी होंगे। ये वाकई बहुत दुर्लभ है। मैं तो बस एक मामूली इंसान हूँ। महाराज, आप मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, युए तियानचेन ने अपने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर उसने तुरंत लिन फैन की ओर देखा। उसकी नजर में शायद लिन फैन अब उसका संभावित प्रतिद्वंद्वी बन चुका था। सच कहूं तो तुम कोई मामूली इंसान भी नहीं हो, तुम उससे भी कहीं ज्यादा घटिया हो, तुम एक नंबर के घटिया इंसान हो, एक तेज और ठंडी उदासीन आवाज ने कहा। भीड़ दंग रह गई। घटिया इंसान। फिर सब लोग बोलने वाले व्यक्ति की ओर मुड़ गए और वह व्यक्ति लिन फैंग ही था। वो आदमी कितना दुस्साहसी है, भीड़ ने सोचा। ये शब्द सुनकर यू तियानचेन ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडे लहजे में लिन फैंग को देखा। उसने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, अगर मैं एक घटिया इंसान हूं तो क्या तुम कोशिश करना चाहोगे? मैं यही योजना बना रहा था, लिन फैंग ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए कहा। 9 बादलों के महाद्वीप में कई लोग उससे कहीं अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन लिन फैंग शायद सबसे रचनात्मक लोगों में से एक था। लिन फैंग खड़ा हुआ और धीरे धीरे ढोल की ओर चलने लगा। वह युद्ध के ढोलों के सामने पहुंचा।
भीड़ स्तब्ध रह गई। लिन फैंग 7 ढोल बजाने के लिए पूरी तरह तैयार था। भीड़ अधीर होती जा रही थी। वे देखना चाहते थे कि लिन फैंग कितना शक्तिशाली और प्रतिभाशाली है। हालांकि युए तियानचेन से अधिक शक्तिशाली होना लगभग असंभव था। डुआन वुइया और डुआन शिन ये बेसब्री से लिन फैंग की ओर देख रहे थे और सोच रहे थे कि उसकी योजना क्या है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम गाते हुए 7 ढोल बजा सकते हो, युए तियानचेन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। वह लिन फैंग को टकटकी लगाए देख रहा था। लिन फैंग के लिए उसे हराना नामुमकिन था, वह बस खुद को ही शर्मिंदा करता। लिन फैंग ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। अचानक उसके मुख से एक मधुर धुन निकली। भीड़ चौंक उठी और उत्साह से उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। क्रोध में मैं बारिश की सीटी जैसी आवाज के नीचे विश्राम करता हूं। जैसे ही उन्होंने कुछ कदम आगे बढ़ाए, उनकी गंभीर और शांत आवाज सुनाई दी। उनके शरीर के चारों ओर भेदी ठंडी तलवार की ऊर्जा व्याप्त थी। उन्होंने पहले युद्ध ढोल पर प्रहार किया और तुरंत ही उसे बिना कोई निशान छोड़े नष्ट कर दिया। यह उसका पहला ही हमला था और भीड़ पहले से ही स्तब्ध थी। कितनी शक्तिशाली तलवार की शक्ति! दूर तक देखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए मैं एक लंबी और तेज चीख निकालता हूं। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। लिन फैंग की बुलंद और सुरीली आवाज लोगों के कानों में गूंज उठी। उस गीत ने उन्हें युद्ध के मैदान में तलवार लिए क्रोधित मुद्रा में खड़े एक वीर की कल्पना करने पर मजबूर कर दिया। धमाका! दूसरा युद्ध ढोल भी बिना कोई निशान छोड़े नष्ट कर दिया गया। 30 सैनिक अब धूल और धरती के साथ चंद्रमा और बादल जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। उस युवक के बाल सफेद पड़ गए हैं, वह शोक से भरा हुआ है, लिन फैंग ने युद्ध के ढोलों के बीच लगातार घूमते हुए कहा। इस समय तक वह 4 युद्ध के ढोलों को तोड़कर उन्हें बजा रहा था। उसने अपनी सांस का बहुत कम हिस्सा ही इस्तेमाल किया था। वह लगातार हिलता डुलता रहा। उसकी आवाज तेज होती जा रही थी और भावनाओं से भरी हुई थी। दुआन रेन का अपमान! जब अधिकारी नफरत करते हैं तो वे विनाश करते हैं। बख्तरबंद घोड़ों की पीठ पर सवार होकर, फूलों से लैस होकर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। धमाका! 5वां युद्ध का ढोल चकनाचूर हो गया और वायुमंडल में धूल बनकर गायब हो गया। उस क्षण लिन फैंग के शरीर के चारों ओर तलवार की ऊर्जा आकाश, पृथ्वी और बादलों जितनी विशाल प्रतीत हो रही थी। यह उसके गीत के साथ पूर्ण सामंजस्य में थी, मानो ये पूरे देश को नष्ट कर सकती हो। उसी समय तलवारों की बेहिसाब ताकत हवा में भर गई। ऐसा लग रहा था मानो उस ताकत को बढ़ने से रोकना नामुमकिन हो। वह पूरी भीड़ को घेर रही थी। मेरे मन में महान आदर्श हैं, फिर भी भूख से मेरा पेट भरा हुआ है। मैं उनका मांस खाता हूँ। अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं उनका खून पीता हूँ। लिन फैंग का हाथ मानो तलवार में बदल गया। इसके साथ ही उसने अथाह बल का प्रयोग किया और आसानी से 6ठे युद्ध ढोल को नष्ट कर दिया। लोगों के दिल धड़क रहे थे। उसने 6 युद्ध ढोल नष्ट कर दिए थे। शुरुआत से अंत तक पहाड़ और झीलें साफ होती जाती हैं और आकाश की ओर बढ़ती जाती हैं। उसके गीत के बोल बेहद उद्दंड थे और मानो स्वर्ग को चुनौती दे रहे हों। उस अभिमानी युवक के शरीर के चारों ओर एक अंतहीन जलती हुई चमक थी जो वातावरण में फैल रही थी। उसकी मुट्ठी, जो तलवार जैसी लग रही थी, हवा में लहराए और उसकी अविश्वसनीय सफेद चमक 7वें युद्ध ढोल पर जा टकराई, जिससे वह फिर से चूर चूर हो गया और बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गया। वह युवक बेहद सहज और बेफिक्र लग रहा था। उसी क्षण लिन फैंग आखिरकार रुक गया। उसके कपड़े और लंबे बाल हवा में लहरा रहे थे। वह बेफिक्र, सहज और निर्भीक लग रहा था। उसका सुंदर गीत बार बार लोगों के मन में गूंज रहा था। अत्यधिक क्रोध में मैं बारिश की सीटी जैसी आवाज के नीचे विश्राम करता हूँ। दूर तक देखते हुए, आकाश की ओर देखते हुए मैं एक लंबी और तेज चीख निकालता हूँ। मेरे सीने में दर्द हो रहा है। 30 सैनिक अब धूल और धरती के साथ चंद्रमा और बादल जहां तक नजर जाती है फैले हुए हैं। उस युवक के बाल सफेद हो गए हैं, वह शोक से भरा हुआ है। दुआन रेन का अपमान! जब अधिकारी नफरत करते हैं तो वे विनाश करते हैं। बख्तरबंद घोड़ों की पीठ पर सवार होकर, फूलों से लैस होकर पहाड़ों की ओर जा रहे हैं। मेरे मन में महान आदर्श हैं, फिर भी भूख से मेरा पेट भरा हुआ है। मैं उनका मांस खाता हूँ। अपनी प्यास बुझाने के लिए मैं उनका खून पीता हूँ। शुरुआत से अंत तक पहाड़ और झीलें साफ होती जाती हैं और आकाश की ओर बढ़ती जाती हैं। ऐसे प्रेरणादायक और उत्साहवर्धक गीतों के साथ लिन फैंग ने आसमान छू लिया था। वह एक वीर था। इसके मुकाबले युए तियानचेन ने जो गाना कुछ देर पहले गाया था, वह सचमुच इसके सामने कुछ भी नहीं था। लिन फैंग की तुलना में तो वह बिल्कुल ही तुच्छ लग रहा था। सभी लोग शांत और गंभीर दिख रहे थे, लेकिन उनके अंदर जोश भड़क उठा था। ठीक है, दुआन वुइया ने उठते हुए कहा। उसके चेहरे पर तीक्ष्ण भाव थे। ऐसी गायन प्रतिभा दुर्लभ थी, खासकर एक किशोर में। लिन फैंग की तुलना में युए तियानचेन में कलात्मक प्रतिभा बिल्कुल भी नहीं थी। उस समय उसे बस यही महसूस हो रहा था कि वह राजकुमारी दुआन शिनये का मनोरंजन करने की कोशिश कर रहा एक मस्खरा है। लिन फैंग में एक नायक का साहस और संयम था। दुआन शिनये की खूबसूरत आंखें चमक रही थीं। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। हैरानी की बात है कि लिन फैंग इतनी शानदार तरीके से गा सकती थी। जू यू के पवित्र प्रांगण से हो या स्वर्गीय अकादमी से, सभी लोग मौन खड़े होकर उस अनोखे युवक को देख रहे थे। लिन फैंग के गाने की छवि उनके मन में बार बार गूंज रही थी। उस समय केवल युए तियानचेन के चेहरे पर ही भयानक भाव थे। वह हार गया था। यह एक करारी हार थी। कलात्मकता और शारीरिक शक्ति दोनों में वह हार गया था। ये वास्तव में एक करारी हार थी। उनकी कलात्मक प्रतिभा की तो बात ही क्या करें, शक्ति की तो कोई चर्चा ही नहीं। दोनों ने सातों ढोल एक साथ बजाए थे और वो भी सिर्फ एक सांस में। इसके अलावा लिन फैंग ने ज्यादा देर तक और ऊंची आवाज में गाया था। लिन फैंग के गाने ने भीड़ के दिलों की धड़कनें तेज कर दी थीं। लिन फैंग का गाना भी ज्यादा कठिन था। इतना ही नहीं, लिन फैंग ने न सिर्फ युद्ध के ढोल तोड़े थे, बल्कि उन्हें चूर चूर कर दिया था।
उसने शक्तिशाली तलवार की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उन्हें धूल में बदल दिया था। पहले से लेकर 7वें युद्ध के ढोल तक सभी बिना कोई निशान छोड़े गायब हो गए थे। इसलिए पहली नजर में ही स्पष्ट हो गया था कि कौन जीता और कौन हारा। कुछ समय पहले तक यू तियानचेन खुद को सबसे श्रेष्ठ समझता था, लेकिन उस क्षण उसे करारी हार का सामना करना पड़ा। यह तथ्य कि उसने लिन फैंग को अपमानित किया था सबके दिमाग में ताजा था, लेकिन लिन फैंग ने भी उसे शर्मिंदा किया था। उस समय यू तियानचेन को जो बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी वह ये थी कि राजकुमारी दुवानशिन ये अपनी खूबसूरत आंखों से लिन फैंग को घूर रही थी। उनके चेहरे पर एक अलग ही चमक और दमक थी जो दूसरों को देखते समय नहीं दिखती थी। दुवानशिन ये भी लिन फैंग पर मोहित हो चुकी थी। यू तियानचेन ऐसा होने नहीं दे सकते थे। दुवानशिन ये को तो उनकी पत्नी बनना था। उस खूबसूरत महिला के पास रक्त आत्मा की शक्ति भी थी। यू तियानचेन जीतने के लिए दृढ़ संकल्पित था। पूरे जू युए देश में उसे ही राजकुमारी का दिल जीतना था। भले ही वह उस लड़ाई में जीत हासिल नहीं कर पाया था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह लिन फैंग से कमजोर था। अगर वह अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करता तो यू तियानचेन को पूरा यकीन था कि वह लिन फैंग से कहीं ज्यादा ताकतवर है। उसी क्षण लिन फैंग ने आखिरकार हरकत की। वह धीरे से मुड़ा और यू तियानचेन की ओर देखा। लिन फैंग की आंखों में एक तीव्र और तीक्ष्ण भाव था। चाहे साधना के मार्ग से प्राप्त हो, कुलीन परिवार में जन्म से हो या जन्मजात प्रतिभा से, केवल उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले ही राजकुमारी से विवाह कर सकते हैं। ये घृणित है। अपनी शक्ति का अत्यधिक उपयोग करके आकाश की विशालता को न जानना। ये सोचना कि तुम राजकुमारी से विवाह कर सकते हो वास्तव में दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है, लिन फैंग ने कहा। लिन फैंग थोड़ी देर रुका और फिर ठंडे स्वर में बोला, तुम मेरी सामाजिक स्थिति की आलोचना करते हो। मैं मानता हूं कि मेरी सामाजिक स्थिति तुमसे ऊंची नहीं है, लेकिन तुम मुझे कमजोर और तुच्छ भी कहते हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, कुलीन परिवार में जन्म लेने के अलावा तुम्हारे पास और क्या है? तुम्हें दुनिया की विशालता का अंदाजा नहीं है। तुम सचमुच अज्ञानी हो। लिन फैंग के शब्द तीखे और चुभने वाले थे, जिससे यू तियानचेन के चेहरे पर बर्फ जैसी ठंडी अभिव्यक्ति आ गई। किसी परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा भाग्य पर निर्भर करती है, आप इसे बदल नहीं सकते। लेकिन आत्मविकास एक ऐसी चीज है जिसे आप स्वयं बदल और बना सकते हैं। आप चाहें तो मजबूत बन सकते हैं और अपनी क्षमताओं को निखार सकते हैं, भले ही आपकी सामाजिक स्थिति ऊंची न हो। यदि आप हमेशा अपनी क्षमताओं से आगे बढ़ने का निश्चय कर लें तो आप सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसे लोगों को उनकी निम्न सामाजिक स्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार जब वे सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं तो वे उन लोगों से घृणा करते हैं जो अतीत में उन्हें घमंड से नीचा दिखाते थे। केवल इतने शक्तिशाली लोग ही घमंडी हो सकते हैं। लिन फैंग ने बोलना जारी रखा, हालांकि तुम दूसरी श्रेणी में आते हो, अपने परिवार की सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर रहते हो। इसके अलावा अपनी उच्च सामाजिक स्थिति के कारण तुम खुद को परिपूर्ण समझते हो। तुम में साहस की कमी है और तुम दूसरों को अपने से नीचा समझते हो। तुम सिर्फ एक छोटे तालाब की बड़ी मछली बनने के लायक हो। अगर तुम इस सोच से बाहर नहीं निकल सकते तो अपने कुल द्वारा दी गई सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर रहना ही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा विकल्प है। तुम्हारा पतन निश्चित है। लोग तुम्हें पीछे छोड़ देंगे। ऐसे लोगों वाला कुल देर सवेर पतन और विलुप्त होने के लिए अभिशप्त है। जब भीड़ में मौजूद लोगों ने लिन फैंग की बातें सुनी तो उनके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। जो लोग सामाजिक रूप से ऊंचे दर्जे के नहीं थे, उन्हें महत्वाकांक्षी और साहसी होना ही था। ये सच है, अगर वे आसमान छूने का ठान ले तो देर सवेर वे जरूर कामयाब होंगे। वे महाद्वीप के उन लोगों को भी पीछे छोड़ देंगे जिनके पास सब कुछ है। अंत में वे उन लोगों से नफरत करेंगे जिन्होंने अतीत में उनसे नफरत की थी। उच्च कोटि के साधकों को लिन फैंग की बातें सुनकर स्तब्ध कर दिया गया। उन्हें लिन फैंग की बातें सुनना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उन्हें मानना पड़ा कि वह सही कह रहा था। उसका विश्लेषण अत्यंत गहन और सटीक था, साथ ही तर्कसंगत भी। वास्तव में यदि वे साहपूर्वक आगे नहीं बढ़ते तो भले ही वे किसी कुलीन कुल में प्रतिष्ठित स्थान रखते हो, ऐसे निकम्मे लोगों से भरा उनका कुल एक दिन लुप्त हो जाएगा। लिन फैंग की बातों से भीड़ दंग रह गई। वह इतना छोटा था और इतनी अच्छी समझ रखता था। वह बेहद रहस्यमय था। भले ही उस लड़के का सामाजिक स्तर ऊंचा न हो, लेकिन भविष्य में उसके लिए असीमित अवसर होंगे, दुवानवुया ने कहा, जिसे अब लगने लगा था कि लिन फैंग वास्तव में उसकी बहन दुवानशिन ये के लिए एक अच्छा जीवनसाथी साबित होगा। जब पूरी भीड़ लिन फैंग की कही बातों पर सोच विचार कर रही थी, तब यू तियानचेन के चेहरे के भाव घोर कुरूपता की चरम सीमा पर पहुंच गए थे। भले ही लिन फैंग की कही हर बात जायज और सच थी, लेकिन उसने ये सब बातें सबके सामने घमंड भरे लहजे में कहकर युए कुल के एक सदस्य का अपमान किया था। उस समय भीड़ लिन फैंग और यू तियानचेन की ओर देख रही थी। वातावरण में एक ठंडी ऊर्जा व्याप्त थी और स्थिति तनावपूर्ण प्रतीत हो रही थी। दुवानवुया असमंजस में दिख रहा था। वह तुरंत खड़ा हो गया और बोला, ठीक है, बस बहुत हो गया, ढोल बजाना बंद करो, हमें अब चलना चाहिए। लिन फैंग, राजकुमारी की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम्हारी है। जब भीड़ ने दुवानवुया की बात सुनी तो वे दंग रह गए। आखिरकार दुवानवुया ने लिन फैंग को चुना था। उनकी नजर में लिन फैंग युए वंश के एक युवा प्रतिभाशाली से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। भीड़ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। आखिर उन्होंने प्रेम पीड़ित वन में जो कुछ हुआ था वह नहीं देखा था। दूसरों की नजर में लिन फैंग बस लिन फैंग ही था। भले ही वह असाधारण प्रतिभा का धनी था, लेकिन एक कुलीन परिवार के युवा प्रतिभाशाली से मुकाबला करना उसके लिए नामुमकिन था। लोगों को लगता था कि दुवानवुया ने उसे यह मौका दिया था, भले ही वह इसके योग्य नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वह लिन फैंग को पसंद करता था। लिन फैंग भी हैरान था। दरअसल अगर यू तियानचेन ने उसे गुस्सा न दिलाया होता और उसे अपमानित करने की कोशिश न की होती तो लिन फैंग शायद खड़ा ही न होता। राजकुमारी ने भले ही उसे अच्छा इंप्रेशन दिया हो, लेकिन उसके मन में उसके लिए कोई भावना नहीं थी।
उसकी कोमल चेहरे की बनावट और समग्र सुंदरता के कारण कोई भी पुरुष उसे घृणित नहीं मान सकता था। चाचा दुवान, भले ही मैंने राजकुमारी की सुरक्षा का जिम्मा लिन फैंग को सौंपा है, लेकिन बाकी लोग भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, दुवान वुया ने दुवान तियानलैंग से कहा। फिर उसने तुरंत आगे कहा, अब से सेना के सभी सदस्यों में से केवल राजकुमारी ही लिन फैंग को आदेश दे सकती है। लिन फैंग ही राजकुमारी की सुरक्षा का प्रभारी है। वह अपनी मर्जी से अन्य सैन्य उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इसके अलावा अगर लिन फैंग को जरूरत हो तो पूरी सेना उसकी मदद करेगी। जब दुवान वुया ने बोलना समाप्त किया तो भीड़ आश्चर्यचकित रह गई। दुवान वुया लिन फैंग को अविश्वसनीय विशेषाधिकार दे रही थी। दुवान वुया मेरी रक्षा कर रहा है, लिन फैंग ने सोचा। वह तुरंत दुवान वुया का मतलब समझ गया। चूंकि लिन फैंग के दुश्मन हर जगह थे, इसलिए दुवान वुया को डर था कि वे उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इसीलिए उसने लिन फैंग को राजकुमारी का निजी अंगरक्षक बनाकर उसे सम्मान दिया था। साथ ही वह सबको यह भी याद दिला रहा था कि लिन फैंग पर हमला करना राजकुमारी को खतरे में डालने के बराबर है। लिन फैंग, क्या तुमने मेरी बात सुनी? दुवान वुया ने लिन फैंग की ओर देखते हुए ठंडे और उदासीन स्वर में कहा। इस बार उसकी आवाज में कोई गर्माहट या मित्रता नहीं थी, केवल वही शक्ति और सामर्थ्य थी जिससे वह किसी सम्राट की तरह लग रहा था। ठीक है, लिन फैंग ने थोड़ा सिर हिलाते हुए कहा। जाहिर है, लिन फैंग राजकुमारी की रक्षा करने से इनकार नहीं कर सकता था। ठीक है, राजकुमारी की सुरक्षा अब आपके हाथों में है, दुवान वुया ने लिन फैंग को गंभीर दृष्टि से देखते हुए कहा। लिन फैंग ने तुरंत दुवान तियानलैंग की ओर देखकर कहा, चाचा जी, सेना अब आपके नियंत्रण में है। जब आप दुवान रेन शहर पहुंचे तो कृपया सेनापति लियू कांगलैन के साथ मिलकर शत्रु से लड़ें। मैं शाही शहर में आपके विजयी होकर लौटने का इंतजार करूंगा। फिर मिलते हैं। महामहिम, मैं मु युए को हराने और दुवान रेन शहर को अपमानित होने से बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, दुवान तियानलैंग ने शांत और गंभीर स्वर में उत्तर दिया। दुवान वुया ने हल्का सा सिर हिलाया, दुवान शिनये की ओर देखा, फिर बिना किसी झिझक के मुड़कर चला गया। दुवान तियानलैंग अपनी सीट पर वापस बैठ गया। उसका गहरा काला कवच भव्य लग रहा था। उसने भीड़ की ओर देखा और कहा, सैनिकों, अपनी अपनी प्रारंभिक स्थिति पर वापस जाओ। कांस्य कवचधारी सैनिकों ने युद्ध के नगाड़ों को तुरंत दूर हटा दिया। शिव युए के पवित्र प्रांगण और स्वर्गीय अकादमी के लोग खड़े हो गए। सैनिकों के बीच मुख्य सेनापति के प्रति पूर्ण आज्ञा पालन अनिवार्य था। युए तियानचेन ने निर्मम निगाहों से लिन फैंग को देखा। उसकी आंखों में हत्या का भाव भरा हुआ था। तुरंत बाद वह मुड़कर अपनी सीट पर वापस बैठ गया। जब लिन फैंग ने युए तियानचेन के शत्रुतापूर्ण व्यवहार को देखा तो उसने मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम मुझे उकसाना जारी नहीं रखोगे। फिर लिन फैंग मुड़ा और सेलेस्टियल एकेडमी के सदस्यों की ओर चल पड़ा। लिन फैंग। उसी क्षण दुवान तियानलैंग ने चिल्लाकर लिन फैंग को पुकारा, जिससे वह चौंक गया। फिर उसने अपना सिर घुमाया। तुम गलत जगह जा रहे हो, दुवान तियानलैंग ने बेपरवाही से कहा और फिर बोला, अब तुम राजकुमारी के निजी अंगरक्षक हो, तुम्हें हमेशा सैनिकों के साथ उनके साथ रहना चाहिए। तुम कितने लापरवाह हो, अगर राजकुमारी को कुछ भी हुआ तो तुम ही जिम्मेदार होगे। लिन फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अब जब दुवान वुया जा चुकी थी, दुवान तियानलैंग लिन फैंग पर दबाव डालना शुरू कर रहा था। हालांकि लिन फैंग दुवान तियानलैंग के तर्क का खंडन नहीं कर सका। मुझसे गलती हो गई, लिन फैंग ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा और फिर राजकुमारी की ओर बढ़ने के लिए अपना रास्ता बदल लिया। दुवान तियानलैंग सेना का मुख्य सेनापति था और वह लिन फैंग पर दबाव बना सकता था। लिन फैंग को सावधान रहना था कि वह दुवान तियानलैंग को ऐसा करने का कोई कारण न दे। आपको परेशानी देने के लिए क्षमा करें, दुवान शिनये ने लिन फैंग को अपनी ओर आते देख कहा। उसके चेहरे पर एक प्यारी और कोमल मुस्कान थी। वह बेहद खूबसूरत थी। राजकुमारी की सुरक्षा का जिम्मा मिलना मेरे लिए सम्मान की बात है, लिन फैंग ने मुस्कुराते हुए विनम्रता से कहा। दुवान शिनये ने लिन फैंग की ओर देखा और 2 बार पलकें झपकाईं। फिर हंसते हुए बोली, लिन फैंग, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने जबरदस्ती की है? ये तुम्हारे स्वभाव के विपरीत है। जब लिन फैंग ने उसकी मनमोहक मुस्कान देखी तो वह अवाक रह गया। उसने तुरंत कंधे उचकाए और मुस्कुराया। वह सहज महसूस कर रहा था, कितना गंदा आदमी है। लिन फैंग के पीछे से एक आवाज आई। उसे लगा जैसे कोई उसे घूर रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा तो लियूफी उसे बुरी नजरों से देख रही थी, जिसे देखकर वह चौंक गया। क्या वह लड़की ईर्ष्यालु थी? फिर लिन फैंग ने मेन किन की तरफ देखा। वह हमेशा की तरह ठंडी और उदासीन लग रही थी। वह लिन फैंग की तरफ नहीं देख रही थी। आखिर ये लड़की इतनी ठंडी कैसे हो सकती है? जब दुवान तियानलैंग ने देखा कि सभी लोग अपने अपने प्रारंभिक स्थानों पर लौट आए हैं, तो उसने भीड़ की ओर देखा और बहुत ऊंची आवाज में कहा, सैनिकों, चलो युद्ध के लिए चले। चलो चले। हजारों सैनिकों ने एक साथ चिल्लाया। तुरंत बाद इतने सारे लोगों के दुवान रेन शहर की ओर बढ़ने से धरती कांपने लगी। कुछ दिनों बाद क्षितिज पर धूल का एक विशाल बादल छा गया। हजारों सैनिक अपने घोड़ों पर सवार होकर एक प्राचीन सड़क पर आगे बढ़ रहे थे। ऊपर से देखने पर उनकी टुकड़ी अजगर की पूंछ जैसी लग रही थी। उनके पीछे धूल का एक विशाल बादल उठ रहा था। सबसे आगे लिन फैंग और राजकुमारी दुवान शिन ये 2 घोड़ों पर सवार थे। उन्होंने गाड़ी में बैठने के बजाय सबके साथ घोड़े पर सवार होकर आगे बढ़ने का फैसला खुद किया था। उन्होंने अपनी सामान्य सुख सुविधाओं को त्याग कर सैनिकों का साथ दिया था। बेशक साधना जगत में ऐसे लोग बहुत कम थे जिन्हें महिलाओं के मामले में भी खूब लाड़ प्यार मिलता था। साधक बिना आराम किए कई दिनों तक घोड़े पर सवार होकर लंबी दूरी तय कर सकते थे और इसे सामान्य माना जाता था। वे बस थोड़ा बहुत थकते थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पश्चिम दिशा में क्षितिज पर शाम का सूरज था। सूरज की रोशनी और गुलाबी बादलों के मेल से एक शानदार दृश्य प्रस्तुत हो रहा था।
दूर कहीं एक पुराना और साधारण सा शहर बसा हुआ था। शहर के ऊपर शाम का सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। हल्की हल्की हवा चल रही थी जिससे शहर में एकांत का आभास हो रहा था। दुवान रेंज शहर। अंततः सेना दुवान रेंज शहर पहुंच गई, लेकिन द्वार मजबूती से बंद था। शहर के लोग ठंडे पड़ गए थे और गतिहीन खड़े थे। मुख्य कमांडर दुवान तियान लैंग आ गए हैं, जल्दी करो और शहर का द्वार खोलो। कुछ सैनिकों ने द्वार पर मौजूद लोगों की ओर चिल्लाते हुए अपना झंडा लहराया। द्वार पर खड़े लोग उदासीन और बेपरवाह दिख रहे थे। उन्होंने सैनिकों की ओर देखा और उनमें से एक ने कहा, जब तक जनरल हमें आदेश नहीं देंगे हम द्वार नहीं खोलेंगे। क्या? ये सुनकर सैनिक स्तब्ध रह गए। क्या वे द्वार नहीं खोलेंगे? एक सैनिक ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा, हम शाही नगर की सेना है। यहाँ मुख्य कमांडर दुवान तियान लैंग के साथ हैं। सम्राट ने हमें आने का आदेश दिया है। मैं आपको आदेश देता हूँ कि द्वार खोलें और हमें अंदर आने दें। केवल जनरल ही हमें आदेश दे सकते हैं, उस व्यक्ति ने पहले की तरह ही ठंडे लहजे में कहा। वे अपने जनरल के आदेशों के अलावा किसी और के आदेश नहीं सुनते थे। दुवान रेंज शहर जनरल लियुकांगलैन के नियंत्रण में था, उनके अलावा कोई और उनकी सेना को आदेश नहीं दे सकता था। लियुकांगलैन कितना दुस्साहसी है, लगता है उसे शाही शहर की सेनाओं की कोई परवाह नहीं है। दुवान तियान लैंग ने ठंडे लहजे में कहा और फिर जोड़ा, क्या उसे लगता है कि देश में उसका सामाजिक दर्जा सबसे ऊंचा है? जब भीड़ ने दुवान तियान लैंग की लियुकांगलैन के बारे में कही गई बातें सुनी तो वे तरह तरह की टिप्पणियां करने लगे। उसी क्षण लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, दुवान तियान लैंग जो कह रहा है वह असंभव है। वह भली भांति जानता है कि हम कितने शक्तिशाली हैं, लेकिन उसके लोगों का उसके आदेश के बिना द्वार न खोलना ये साबित करता है कि वह अपने इरादे में माहिर है। उसने उन्हें उत्तम सैन्य अनुशासन सिखाया है। इसके अलावा आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वह सोचता है कि उसकी सामाजिक स्थिति देश में किसी भी अन्य व्यक्ति से बेहतर है? जब दुवान तियान लैंग ने लिन फैंग की बात सुनी तो वह स्तब्ध रह गया। उसने ठंडे लहजे में लिन फैंग को देखते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरी बातचीत में दखल देने का अधिकार किसने दिया? तुम्हारा इरादा क्या है? तुम दुवान तियान लैंग गलत हो। इस समय मैं राजकुमारी का निजी अंगरक्षक हूँ। मैं अपना कर्तव्य निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। तुमने जो कहा है उसके बहुत गंभीर परिणाम हो सकते हैं, यहाँ तक कि विद्रोह भी भड़क सकता है। अगर ऐसे विद्रोह के दौरान राजकुमारी को कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। लिन फैंग दुवान तियान लैंग को टकटकी लगाकर देख रहा था। उसकी आवाज में न तो कोई गर्व झलक रहा था और न ही विनम्रता। चुप रहो, दुवान तियान लैंग चिल्लाया और फिर ठंडे स्वर में बोला, तुम्हें बोलने की कला तो आती है, लेकिन तुम बकवास करने में आनंद लेते हो। यह मत सोचो कि राजकुमारी के निजी अंगरक्षक होने के नाते तुम मनमानी कर सकते हो। सेना के नियम होते हैं। तुम चुप क्यों नहीं रहते? मैं लिन फैंग दुवान रेंज शहर में मदद करने आया हूँ। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सैनिकों को आदेश देना चाहता हूँ। मैं वही कर रहा हूँ जो दूसरे राजकुमार ने मुझे करने को कहा है। मैं राजकुमारी के पास रहूंगा और उनकी रक्षा करूंगा। तुम्हें मुझे आदेश देने का क्या अधिकार है? मैं तुम्हारा अधीनस्थ नहीं हूँ। लिन फैंग ने भी दुवान तियान लैंग के लहजे में ही चिल्लाया। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी। वे पहले ही दुवान रेंज शहर पहुंच चुके थे, उसे दुवान तियान लैंग से डरने की क्या जरूरत थी? जब दुवान तियान लैंग ने लिन फैंग की बात सुनी तो उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली। उसका चेहरा निर्मम और गुस्से से भरा हुआ था। दुवान तियान लैंग की नजर में लिन फैंग उसकी सेना का हिस्सा था। भले ही वह राजकुमारी का निजी अंगरक्षक था, फिर भी दुवान तियान लैंग को लगता था कि वह लिन फैंग के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार कर सकता है। उसने यह नहीं सोचा था कि लिन फैंग सभी सैनिकों के सामने उसका विरोध करेगा। कितना दुस्साहसी आदमी है। उस समय भीड़ भी स्तब्ध रह गई। वे सब लिन फैंग को घूर रहे थे। वह आदमी सचमुच पागल था। उसने हैरानी से अपने वरिष्ठ मुख्य कमांडर का विरोध करने की हिम्मत की। चाचा दुवान तियान लैंग, लिन फैंग ने जो कहा वो सच है। जब दुवान रेंज शहर के लोग अज्ञात मूल की भारी संख्या में सैन्य शक्ति को अपने सामने देखेंगे तो उन्हें दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन करना होगा और द्वार नहीं खोलना होगा। यही कारण है कि जनरल लियुकांगलैन ने उन्हें अपने आदेश के बिना कोई कार्रवाई न करने का निर्देश दिया है और उनकी विधि सही है। आप जो कह रहे हैं वह अनुचित है, दुवान शिनये ने आश्चर्यजनक रूप से लिन फैंग का बचाव करते हुए कहा। सभी लोग अचंभित रह गए। हेलमेट के नीचे दुवान तियान लैंग की आंखों में एक ठंडा भाव झलक रहा था। फिर उसने उदासीनता से कहा, राजकुमारी महाराज, इससे पहले कि मैं इस बात पर चर्चा करूं कि मैं जो कह रहा हूं वह उचित है या नहीं, लिन फैंग द्वारा कहे गए अपमानजनक शब्दों को ध्यान में रखते हुए मैं पहले उसे दंडित करना चाहता हूं। मुझे सजा दोगे? मुझे सजा देना चाहते हो? लिन फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। उस समय लिन फैंग समझ गया था कि दुवान तियान लैंग और दूसरे राजकुमार के विचार बिल्कुल अलग थे। अगर कोई लिन फैंग पर हमला करना चाहता तो वह दुवान वुइया की वजह से ऐसा नहीं करता। उसने पूरी सेना के सामने कहा था कि राजकुमारी ही लिन फैंग से श्रेष्ठ है। सैन्य आदेशों का पालन न करना राजद्रोह और अवज्ञा की श्रेणी में आ सकता है, जो एक ऐसा कृत्य है जिसके लिए दंड दिया जाना चाहिए, दुवान तियान लैंग ने कहा। राजद्रोह और अवज्ञा। लिन फैंग दुवान तियान लैंग को घूरते हुए बोला, तुम मेरे साथ क्या करने का इरादा रखते हो? मैं राजकुमारी की बेइज्जती नहीं करना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। हालांकि मैं तुम्हारी जिंदगी को नरक बना दूंगा और तुम्हें जेल में डाल दूंगा। फिर मैं महाराज से बात करूंगा और तुम्हारा भाग्य उनके हाथों में होगा। बेतुका, लिन फैंग ने उदासीन भाव से कहा। तुरंत बाद उसने दुवान शिनये की ओर देखा और बोला, राजकुमारी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रक्षा नहीं करना चाहता, बात बस इतनी है कि दुवान तियान लैंग मुझे ठीक से रक्षा करने नहीं दे रहा है। मैं जा रहा हूँ। लिन फैंग ने अपने ड्रैगन बछड़े को एड़ी से धक्का देते हुए कहा, जो कोई भी मेरे साथ आना चाहे आ सकता है।
मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ जाने की हिम्मत कौन करेगा, दुवान तियान लैंग ने अपने चेहरे पर ठंडी मुस्कान लिए कहा। वह आदमी बहुत ही दुस्साहसी था। क्या वह सचमुच मरना चाहता था? लेकिन जब दुवान तियान लैंग ने अपना वाक्य समाप्त किया तो बहुत सारे लोग लिन फैंग की ओर बढ़ने लगे। मेंकिन, लियुफी, वेन आओजू, युआनशान, दुवान फैंग आदि। यहाँ तक कि हेइमो भी था, जिसके पीछे 32 लोग पीतल के मुखौटे पहने हुए थे। लोगों का एक विशाल समूह लिन फैंग का अनुसरण करने के लिए निकल आया था। दुवान तियान लैंग चकित रह गया। वह सोच रहा था, आखिर लिन फैंग के साथ इतने सारे साथी कब से हो गए। राजकुमारी, ऐसा नहीं है कि मैं आपकी रक्षा करने को तैयार नहीं हूं, लेकिन दुवान तियान लांग अपने पद का दुरुपयोग करके अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेना चाहता है और मुझे आपकी रक्षा करने नहीं दे रहा है। कृपया अपना ख्याल रखें। इसके तुरंत बाद लिन फैंग वहां से निकलकर पूरी गति से शहर के द्वार की ओर घोड़े दौड़ा। बाकी सभी लोग लिन फैंग को खाली निगाहों से घूर रहे थे। बाकी लोग उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जिससे भीड़ में मौजूद लोग पूरी तरह से हैरान रह गए। इन्हें मार डालो, दुवान तियान लैंग ने ठंडे स्वर में चिल्लाया। खतरा मंडरा रहा था। उसके पीछे से किसी ने तीर निकाला और उसे अपने धनुष पर चढ़ा लिया। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। उसके शरीर से ठंडी ऊर्जा निकली, लेकिन पहले की तरह वह आगे बढ़ता रहा। वह लड़ने के लिए तैयार था, फिर भी शहर के द्वार की ओर बढ़ता रहा। रुको! एक भयंकर चीख हवा में गूंज उठी। यह आवाज कोमल और सौम्य दुवान शिनये की थी। राजकुमारी, वे सैनिक हैं। यदि वे अपने आदेशों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें मरना होगा, दुवान तियान लैंग ने दुवान शिनये को घूरते हुए ठंडे लहजे में कहा। युद्ध क्षेत्र में एक सेनापति अपने सम्राट के आदेशों से बंधा नहीं होता। ये बात दुवान तियान लैंग के मामले में विशेष रूप से सच थी। शाही शहर छोड़ने के बाद दुवान तियान लैंग पहले से ही दुवान वू या के आदेशों की अनदेखी कर रहा था और लिन फैंग और उसके दोस्तों को मारना चाहता था। कितनी हिम्मत है, भीड़ ने सोचा। यू तियान चेन और बाकी लोग मुस्कुरा रहे थे। जो काम वे खुद करने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, दुवान तियान लैंग उनके लिए करने जा रहा था। आदेश, दुवान शिनये ने ठंडे लहजे में कहा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि दुवान तियान लैंग इतना दुस्साहसी हो सकता है। आज जो भी तीर चलाएगा, मैं उसे मौके पर ही मार डालूंगी। देखते हैं दुवान तियान लांग या कोई और मुझे रोकने की हिम्मत करता है या नहीं। राजकुमारी, दुवान शिनये ने ठंडे स्वर में चिल्लाकर कहा। सभी लोग अचंभित रह गए और बेहद असहज महसूस करने लगे। दरअसल अगर दुवान शिनये उन्हें जान से मारने की कोशिश भी करता तो भले ही वे पलटवार करना चाहते, वे ऐसा नहीं करते। अगर वे राजकुमारी को घायल कर देते तो उन्हें पूरा यकीन था कि दुवान तियान लांग उन्हें मारने में जरा भी संकोच नहीं करेगा। दुवान शिनये और लिन फैंग एक जैसे नहीं थे। वह राजकुमारी थी और उसका सामाजिक दर्जा बहुत ऊंचा था। दुवान तियान लांग भले ही बहुत साहसी रहा हो, लेकिन वह राजकुमारी को कभी नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करता। दुवान तियान लैंग स्तब्ध रह गया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि राजकुमारी लिन फैंग की इतनी मदद करेगी। कुछ ही समय में लिन फैंग और उसके दोस्त सेना से काफी दूर निकल चुके थे और दुवान रेन शहर के प्रवेश द्वार के बहुत करीब पहुंच गए थे। उस समय अगर कोई तीर उन्हें छू भी लेता तो भी उन्हें ज्यादा नुकसान नहीं होता। मैं लिन फैंग हूँ। भाइयों, क्या आप कृपया द्वार खोल सकते हैं? असुविधा के लिए क्षमा करें। लिन फैंग ने द्वार के शीर्ष पर खड़े सैनिकों को ये शब्द चिल्लाकर कहे। उन सैनिकों को लिन फैंग का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, युवा स्वामी लिन फैंग, द्वार खोलिए। लिन फैंग, युवा स्वामी, शियू ठीक है, द्वार के ऊपर खड़े सैनिकों ने कहा। उसी क्षण लियुफी ने अपना हेलमेट उतारा और उसका सुंदर चेहरा सामने आया। शियू, तुम वापस आ गए, एक सैनिक ने उत्साह से कहा। उसी क्षण हवा में एक गड़गड़ाहट की आवाज गूंजी। लिन फैंग और अन्य लोग अपने घोड़ों को आगे बढ़ाते हुए शहर में प्रवेश कर गए। इस दृश्य को देखकर क्षितिज पर खड़े सैनिक हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। वे शाही खानदान के आदेश पर आए थे, यहाँ तक कि दुवान तियान लांग भी उनके साथ शामिल हो गया था, लेकिन फिर भी शहर ने उनके लिए द्वार नहीं खोले। वे सचमुच बहुत साहसी हैं जनरल। क्या हमें द्वार पर कब्जा करने का प्रयास करना चाहिए? दुवान तियान लैंग के पीछे खड़े किसी व्यक्ति ने सुझाव दिया। उनमें लिंगची स्तर के कई शक्तिशाली साधक शामिल थे। द्वार ज्यादा ऊंचा नहीं था, इसलिए उनके लिए उस पर कूदना आसान था। द्वार को नष्ट करने से ऐसा लगता कि शहर को घेर लिया गया है। यदि उन्हें आदेश दिया जाता तो वे दुवान तियान लैंग के शत्रुओं के विरुद्ध जान की बाजी लगाकर लड़ते। दुवान तियान लैंग ने मुड़कर उस व्यक्ति को तीखी निगाहों से देखा। मैं यहाँ लियू कांगलैन के साथ सहयोग करने और अपने साझा दुश्मन को हराने आया हूँ। क्या आप चाहते हैं कि मैं उन्हें उकसाऊं और मुसीबत खड़ी करूं? मुझसे दूर हो जाओ। जी हाँ जनरल, दुवान तियान लैंग की गुस्से भरी चीख सुनकर उस व्यक्ति ने कहा। फिर वे वहां से हट गए। सैनिक क्रोधित और उत्तेजित थे। कितना घिनौना! वे लियू कांगलैन की शत्रु से लड़ने में मदद करने आए थे, लेकिन शहर के द्वार पर ही उन्हें रोक दिया गया। लियू कांगलैन के प्रति उनकी अच्छी राय पूरी तरह से नष्ट हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि दुवान तियान लैंग इस तरह का अपमान क्यों सह रही है। उस समय लिन फैंग और अन्य लोग दुवान रेन शहर में थे और उन्होंने देखा कि शहर शांत और सुव्यवस्थित था। वहां जरा भी अराजकता नहीं थी। उसी समय लियू कांगलैन प्रकट हुए। वह शहर में टहल रहे थे। लिन फैंग, फीफी, आप यहाँ हैं। अंकल लियू, लिन फैंग ने चिल्लाकर कहा, लेकिन वह केवल आश्चर्यचकित और स्तब्ध था। वह दूर कहीं टकटकी लगाए देख रहा था। लिन फैंग, क्या तुम सोच रहे हो कि दुवान रेन शहर इतना शांत क्यों है और मैं उन्हें शहर में क्यों नहीं आने देता? लियू कांगलैन ने ऐसे कहा मानो वह लिन फैंग के विचारों को पढ़ सकता हो। कृपया मुझे अपने स्पष्टीकरण से अवगत कराएं, लिन फैंग ने बिना स्वीकार किए कहा। लियू कांगलैन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, लिन फैंग, मैं तुम्हें अपना कारण जरूर बताऊंगी।
तुम मु युए देश के खिलाफ हमारी लड़ाई में मदद करने इसलिए आए हो क्योंकि वे हम पर आक्रमण कर रहे थे और हमें तत्काल मदद की जरूरत थी, है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सच न हो? लियू कांगलैन की बात सुनकर लिन फैंग ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, मानो उसे कुछ एहसास हो रहा हो। लियू कांगलैन व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ मुस्कुरा रही थी और उसकी मुस्कान में एक तीखी सी ठंडी अभिव्यक्ति थी। दुवान रेन शहर में बहुत शांति है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। वे हमारी मदद करने नहीं बल्कि सत्ता हथियाने आए हैं। शाही शहर अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता और उसने मुझ पर हमला करने का फैसला किया। लिन फैंग अवाक रह गया। कुछ देर बाद उसने गहरी सांस ली। हे भगवान, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। उसे लगा कि उसके साथ सचमुच धोखा हुआ है। उसने सच में मान लिया था कि दुवान रेन शहर एक गंभीर स्थिति में है। शाही परिवार को समझना वाकई कभी कभी मुश्किल होता है। वे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। सत्ता और प्रभाव के लिए वे कुछ भी करने को तैयार थे। वे दूसरों की बलि देने से भी नहीं हिचकिचाते थे। क्या तुम उन्हें इतनी देर तक बाहर ही इंतजार करवाते रहोगे? लिन फैंग ने पूछा। लियू कांगलैन ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि मुझे उनकी योजना पहले से ही पता है, बिना लड़ाई के मेरे शहर पर कब्जा करना नामुमकिन है। मैं देखना चाहता हूं कि जब तक ये शहर मेरे नियंत्रण में है, वे इसे कैसे हथियाने का इरादा रखते हैं। लेकिन लिन फैंग, तुम्हें फीफी को साथ यहाँ नहीं लाना चाहिए था। ये बहुत बुरी स्थिति है, लियू कांगलैन ने चेहरे पर व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। पहले उसने लिन फैंग से लियूफी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा था क्योंकि वह नहीं चाहता था कि वे ऐसी स्थिति में फंसे। उसने सोचा भी नहीं था कि वे सबसे बुरे समय पर वापस लौटेंगे। चूंकि आप पहले से ही यहाँ हैं, इसलिए अब आप भाग नहीं सकते। लिन फैंग ने बिना ध्यान दिए कंधे उचका दिए और बस मुस्कुरा दिया। ठीक है, चलो हवेली चलते हैं, लियू कांगलैन ने सिर हिलाते हुए और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा। लिन फैंग के पीछे चल रही भीड़ को देखकर वह दंग रह गया। उनमें से हर एक किसी देवता जैसा लग रहा था और उनसे एक उत्तम ऊर्जा निकल रही थी। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, विशेष रूप से सुंदर घूंघट वाली लड़की। वह शुद्ध ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। लियू कांगलैन को वह बहुत रहस्यमय लगी। फीफी, क्या लिन फैंग तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करता था? लियू कांगलैन ने मजाक भरे लहजे में लियूफी की ओर देखते हुए पूछा। पिताजी, लियूफी ने अपने पिता की ओर देखते हुए कहा। फिर उसने तुरंत लिन फैंग की ओर देखा और कहा, लिन फैंग ने राजकुमारी का निजी अंगरक्षक बनना चुना है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लिन फैंग दंग रह गया। वह लड़की सचमुच बहुत क्रूर थी। राजकुमारी का निजी अंगरक्षक? लियू कांगलैन ने आश्चर्यचकित होकर फुसफुसाया। पिताजी, आपको ये भी नहीं पता कि शाही शहर में लिन फैंग ने दूसरे राजकुमार से दोस्ती कर ली है और राजकुमारी उसे बहुत सम्मान देती है। दूसरे राजकुमार ने तो लिन फैंग से राजकुमारी की देखभाल करने के लिए भी कहा है। जब लिन फैंग ने लियूफी के सजीव स्पष्टीकरण सुने तो उसे यह महसूस हुए बिना नहीं रह सका कि उसने कुछ बुरा किया है और अपने ससुर को नाराज कर दिया है। लिन फैंग, लियू कांगलैन ने यह सुनकर कहा कि लियूफी को जलन हो रही है। वह लड़का वाकई प्रभावशाली था। लियूफी को तो पहले से ही दूसरों से जलन होती थी। चाचा लियू, सच कहूं तो मुझे लगता है कि लियूफी राजकुमारी से भी ज्यादा खूबसूरत है, लिन फैंग ने बेशर्मी से कहा और आगे बोला, लेकिन बात यह है कि जब भी मैं लियूफी से मेरे साथ सोने के लिए कहता हूं, वो मना कर देती है। हे, लिन फैंग जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोल रहा था। उसके आसपास मौजूद सभी लोग अवाक रह गए और हैरानी से आंखें फाड़कर उसे देखने लगे। उस समय लियू कांगलैन अचंभित रह गई। इसके अलावा लियूफी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और गुस्से से लिन फैंग को घूरते हुए कहा, तुम नीच कमीने, क्या मैंने कभी कोई घिनौनी हरकत की है? फीफी, अंकल लियू के सामने झूठ नहीं बोल सकते। अगर मैंने कभी तुम्हारे साथ ऐसी हरकत की है तो अंकल लियू को बता देना, लिन फैंग ने शालीनता से कहा। लियूफी लगभग बेहोश हो गई। वह आदमी सच में बेशर्म था। लियू कांगलैन भी अवाक रह गया। तुरंत बाद वह इतनी जोर से हंसा कि उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उसने लिन फैंग को टकटकी लगाकर देखा। ऐसा लग रहा था मानो लिन फैंग किसी भी स्थिति का फायदा उठा सकता हो। सभी लोग अचंभित होकर लिन फैंग को देख रहे थे। कितना चंचल, अपरंपरागत, बेलगाम और जिद्दी। उसने कभी भी लोगों की उम्मीदों के मुताबिक प्रतिक्रिया नहीं दी और लियूफी को चिढ़ाने का उसका तरीका बेहद हास्यास्पद था। उस क्षण और लड़ाई के दौरान उसका व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था, मानो वह कोई और ही व्यक्ति हो। समूह लगातार आगे बढ़ता रहा और अंततः लियू कांगलैन के निजी महल में प्रवेश किया। लियू कांगलैन ने उन्हें रहने के लिए एक आरामदायक जगह दी। हालांकि लियू कांगलैन ने दुवान तियानलैंग और अन्य लोगों को शहर के बाहर ही छोड़ दिया और उनकी अनदेखी की। दुवान तियानलैंग ने भी कोई उपद्रव नहीं किया। वह शांतिपूर्वक अपने सैनिकों के साथ शहर के बाहर ही रहा। 3 दिन बाद लियू कांगलैन, लिन फैंग और अन्य लोग भोजन कर रहे थे, तभी कुछ चौंकाने वाली खबर आई। एक संतरी ने आकर उन्हें सूचना दी कि मो युए के राजकुमार मुर्जी अपनी सेना के साथ दुवान रेन सीमा से 500 किलोमीटर दूर है। उनकी गति को देखते हुए सेना को दुवान रेन सीमा तक पहुंचने में केवल 2 दिन लगेंगे। लिन फैंग चौंक गया और उसने लियू कांगलैन की ओर देखा। लियू कांगलैन का उपनाम दिव्य तीर्थ था और उसके सैनिक उसे देवता मानते थे और उसकी असाधारण शक्ति को जानते थे। हालांकि जब उसने ये खबर सुनी तो वह अपना धैर्य खो बैठा और खड़ा हो गया। ये खबर स्पष्ट रूप से बहुत चौंकाने वाली थी। लियू कांगलैन अचंभित होकर लिन फैंग और अन्य लोगों को देख रहा था। फिर वह धीरे से वापस बैठ गया और बोला, मो युए का राजकुमार मुर्जी 17 वर्ष का है। वह एक सच्चा प्रतिभाशाली है। इतनी कम उम्र में ही उसने 9वीं लिंगची परत को पार कर लिया है। वह जल्द ही जुवानची परत को भी पार कर लेगा। इसके अलावा वह उतना ही बुद्धिमान भी है। कहा जाता है कि जब वह किसी युद्ध में शामिल होता है तो वह अजय हो जाता है। लिन फैंग और बाकी लोग अचंभित रह गए। 17 वर्ष की आयु में ही 9वें लिंगची स्तर की शक्ति होना वाकई भयावह था। वह शिव युए के कुछ उच्च अधिकारियों से भी कहीं अधिक शक्तिशाली था।
इसके अलावा उस 17 वर्षीय युवक ने युद्ध के मैदान में कभी हार नहीं मानी थी। पिताजी, आप भी कभी हारे नहीं और अनेक युद्धों में भाग लिया है, लियू फी ने कहा। भीड़ ने मौन सहमति में सिर हिलाया। दिव्य बाण कहे जाने वाले लियू कांगलैन प्रसिद्ध थे। उन्होंने वर्षों से विजयों का संग्रह किया था। मुझे इसकी चिंता नहीं है। उनकी ताकत के अलावा मो युए देश में उनका बहुत महत्व है। अगर वे लड़ाई में शामिल होते हैं तो देश अपनी पूरी ताकत लगा देगा। पहला कारण उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना है और दूसरा कारण प्रतिष्ठा है। मो जी उनके देश की ताकत का प्रतीक है, इसलिए वह लड़ाई हमारे लिए भयानक होगी। लियू कांगलैन के चेहरे पर दृढ़ता से शिकन आ गई। उनके देश के अंदर और बाहर दोनों जगह मुसीबतें थीं। जू यू देश के अंदर सम्राट उन पर भरोसा नहीं करते थे और उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जबकि बाहर मो यू देश उन पर आक्रमण करना चाहता था और अपनी पूरी सेना तैनात कर चुका था। जू यू में एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। उसी क्षण लियू कांगलैन खड़ी हो गई और बोली, आप खाना जारी रख सकते हैं। मैं शहर के द्वार पर जाकर एक नजर डाल लेती हूँ। लिन फैंग स्तब्ध रह गया। वह लियू कांगलैन की बात समझ गया था। वह दुवान तियानलैन को शहर में प्रवेश करने देना चाहता था और उनके साथ मिलकर दुश्मन से लड़ना चाहता था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी इतनी उच्च प्रतिष्ठा है। वह अत्यंत बुद्धिमान होने के साथ साथ बलवान भी है, भीड़ ने सोचा। वह जानता था कि दुवान तियानलांग उसके शहर पर कब्जा करने आया है, लेकिन वह उसे अपने पक्ष में मोजी के खिलाफ लड़ने के लिए प्रवेश करने देगा। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह बहुत कठिन निर्णय था। मो युए के राजकुमार मोजी, लिन फैंग ने फुसफुसाते हुए कहा। ऐसा लग रहा था कि इस बार मो युए देश पूरी ताकत से इकट्ठा होकर हमला करने के लिए तैयार है। यह एक बड़ी विपत्ति प्रतीत हो रही थी। लिन फैंग ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसे ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। मैं भी आ रहा हूं, लिन फैंग ने उसी क्षण खड़े होते हुए कहा और फिर लियू कांगलैन की ओर चल पड़ा। सभी लोग अचंभित रह गए और अचानक लिन फैंग के पीछे चल दिए। उस समय शहर के बीचों बीच एकदम शांति और सुकून का माहौल था। चूंकि लियू कांगलैन शहर में रहती थी, इसलिए वहां कभी कोई घटना नहीं घटी थी। हालांकि शहर में छाई शांति किसी तूफान से पहले की शांति जैसी लग रही थी। युद्ध की गंध करीब आती जा रही थी। दुवान रेन के बाहर असीम दूरी तक केवल पहाड़ियां और घाटियां ही दिखाई देती थीं। वह इलाका धूल से ढका हुआ था जो हवा में उड़ रही थी। उस सुनसान इलाके में हर जगह सफेद तंबू लगे हुए थे जो एक छोटे शहर की तरह दिख रहे थे। वहां तैनात सभी सैनिक शिवयू देश के थे। दुवान रेन सीमा ही दुवान रेन शहर तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता था। इसके अलावा दुवान तियान सीमा एक विशाल घाटी थी। दुवान रेन शहर से घाटी का विहंगम दृश्य दिखाई देता था, इसलिए यदि दुश्मन आते तो उन्हें एक नजर में आसानी से पहचाना जा सकता था। इसलिए लियू कांगलैन मो युए की सेना को इतनी आसानी से दुवान रेन सीमा में प्रवेश नहीं करने दे सकता था। उसने बाहरी सीमा पर सैनिकों की तैनाती कर रखी थी। अत्यावश्यक परिस्थितियों को छोड़कर उसकी सेना आमतौर पर दुवान रेन सीमा पर नहीं जाती थी। उस समय लिन फैंग और लियू कांगलैन दुवान रेन शहर के द्वार के ऊपर एक साथ थे। वे दुवान तियानलैंग और उसके सैनिकों को देख रहे थे। वे दुवान रेन शहर से गुजर चुके थे और सीमा की ओर बढ़ रहे थे। लियू कांगलैन ने अंततः दुवान तियानलैंग को दुवान रेन शहर में आने की अनुमति दे दी, लेकिन एक ही शर्त थी, उन्हें और उनके सैनिकों को दुवान रेन शहर में रहने की अनुमति नहीं थी। उन्हें तुरंत शहर छोड़कर दुवान रेन सीमा पर जाना था और अपना सैन्य शिविर स्थापित करना था। उन्हें वहीं रहकर हमले की स्थिति में बचाव करना था। दुवान तियानलैंग ने उन शर्तों को स्वीकार कर लिया था। दुवान रेन शहर में प्रवेश करने के बाद वह आश्चर्यजनक रूप से दुवान रेन सीमा की ओर बढ़ गया। लिन फैंग, चलो शिविर स्थल चलते हैं, लियू कांगलैन ने सैनिकों को दुवान रेन सीमा की ओर बढ़ते देख उदासीनता से कहा। लिन फैंग ने हल्के से सिर हिलाया और वे तुरंत सीढ़ियों से नीचे उतरकर दुवान रेन सीमा की ओर चल पड़े। दुवान रेन सीमा पर अनगिनत पुराने टूटे हथियार जमीन पर पड़े थे। घाटी से गुजरते हुए हवा जोर से चल रही थी। तुरंत ही ठंडक ने लिन फैंग के शरीर को जकड़ लिया, पहले पैरों में और फिर पूरे शरीर में फैल गई। लिन फैंग के दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो गई। दुवान रेन सीमा पर असंख्य हथियार बिखरे पड़े थे। युद्ध के दौरान वे सभी टूट गए थे और उनके मालिक युद्ध के मैदान में मारे गए थे। उन दिनों दुवान रेन सीमा टूटे हुए हथियारों का एक समुद्र थी, जिससे ठंडी ऊर्जा धुंध की तरह पूरे इलाके में फैल रही थी। लिन फैंग ने गहरी सांस ली। वह शांत और गंभीर दिख रहा था, लेकिन उसका दिल कांप रहा था। ऐसे दृश्य को देखकर किसी का भी भावुक न होना असंभव था। वे दुवान रेन सीमा के दूसरी ओर चले गए जहां एक गहरी खाई थी। लिन फैंग ने दूर तक देखा और सोचा कि चट्टानें अविश्वसनीय रूप से सुंदर थीं, लेकिन वह इस बात से भी अवगत था कि वहां खतरा मंडरा रहा था। लियू कांगलैन आसानी से भूभाग का लाभ उठा सकती थी। हालांकि फिलहाल कोई तत्काल खतरा नहीं था, फिर भी पहले की तरह घाटी में चलते समय लिन फैंग को एक घुटन भरी ठंडी ऊर्जा का अनुभव हुआ। पूरी घाटी पार करने के बाद ही लिन फैंग को राहत मिली। पसशिश उद्धरण चिन्ह। लिन फैंग की नजर जहां तक जाती थी वहां तक तंबू ही तंबू थे। उसी क्षण उसने गहरी सांस ली और कहा, चाचा लियू, यहाँ कितने सैनिक हैं? 3 लाख, लियू कांगलैन ने उदासीनता से उत्तर दिया। 9 बादलों के महाद्वीप में साधकों में से बहुत कम ही सेना में भर्ती होने के इच्छुक थे। अन्यथा जू यू देश की अरबों की आबादी को देखते हुए 3 लाख तैनात सैनिकों की संख्या नगण्य थी। मो युए देश अपने सम्राट के अधीन पूर्णतया एकजुट था। वहां किसी भी संप्रदाय का कोई प्रभाव नहीं था। उनके देश में ये कहावत प्रचलित थी कि एक सेना ही सबसे शक्तिशाली होती है। जुए युए के 9 अन्य देशों में उनकी सेना सबसे शक्तिशाली मानी जाती थी। उनके पास 30 लाख से अधिक सैनिक थे। उनकी महत्वाकांक्षा हमेशा से अन्य देशों को जीतने की रही थी। जुए युए और मो युए पड़ोसी देश थे, इसलिए मो युए ने आक्रमण की पहल करने का निर्णय लिया। पहरेदारों ने बताया है कि इस बार मो युए की सेना में 5 लाख से ज्यादा सैनिक हैं, लियू कांगलैन ने बेपरवाही से कहा। लिन फैंग हैरान रह गया।
इसका मतलब था कि उनसे 2 लाख ज्यादा। ये तो वाकई एक भयानक संख्या थी। दुवान तियानलांग भी 1 लाख सैनिक लेकर आया है। अगर वह पूरी ईमानदारी से मेरा साथ दे तो मुयुए देश हम पर आक्रमण करने में असमर्थ होगा। हमारी भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल है। विरोधियों के पास भले ही 5 लाख सैनिक हों, लेकिन अगर दुवान तियानलांग और मैं कुशलतापूर्वक सहयोग कर ले तो भौगोलिक लाभ के कारण उनके लिए आक्रमण करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लियू कांगलेन ने कहा। उम्मीद बहुत कम थी, लेकिन लियू कांगलेन को बहुत आशा थी। चीशी के बख्तरबंद घोड़ों पर सवार सैनिक शिविर स्थल की कड़ी सुरक्षा कर रहे थे। सबसे बेहतरीन सैनिक वहीं मौजूद थे। लियू कांगलेन और लिनफेंग शिविर स्थल पर पहुंचे और बोले, हान मान और पो जून को मेरे तंबू में बुलाओ। जी जनरल, एक अधिकारी ने कहा। कुछ देर बाद 2 आकृतियां तंबू में दाखिल हुई। उनका नेतृत्व करने वाला एक हट्टा कट्टा युवक था। उसका चेहरा उसके शरीर के अनुपात में सुगठित था। वह दृढ़ निश्चयी और सख्त दिख रहा था। इन दोनों व्यक्तियों ने लाल कवच पहन रखा था। केवल उनकी सुनहरी रोशनी से जगमगाती आंखें ही दिखाई दे रही थीं। दोनों व्यक्ति तंबू में दाखिल हुए। वे लियू कांगलेन को प्रणाम करने ही वाले थे कि लिनफेंग को देखकर वे अवाक रह गए। तुरंत बाद कवच के भीतर उस बलवान व्यक्ति के चेहरे पर एक हार्दिक मुस्कान प्रकट हुई। लिनफेंग, बड़े भाई। हान मान दौड़कर लिनफेंग को कसकर गले लगा लिया। उसके पीछे पो जून भी गर्मजोशी से मुस्कुरा रहा था। उसके शरीर से कोई तीव्र ऊर्जा नहीं निकल रही थी, लेकिन वह पूरी तरह से ऊर्जावान था। लिनफेंग, तुम लोग बातें कर सकते हो, मैं दुवान तियानलांग से मिलने जा रहा हूं, जब तक वो आराम से बैठ न जाए। लियू कांगलेन ने अपने चेहरे पर एक प्यारी और कोमल मुस्कान के साथ कहा। तुरंत बाद वह तंबू से बाहर निकल गया, लिनफेंग और उसके दोस्तों को अकेला छोड़कर। हान मान, पो जून, क्या आप लोग इस जगह के आदी हो रहे हैं? लिनफेंग ने पूछा। हमें इसकी आदत हो गई है। लिनफेंग, बड़े भाई, पो जून और मैं अब कुलीन सैनिकों का नेतृत्व कर रहे हैं। जनरल ने इन्हें हमारे अधीन कर दिया है। ये सभी बहुत शक्तिशाली हैं और इनका उत्कृष्ट पृष्ठभूमि है। हान मान की आवाज गर्व से भरी हुई थी। उसे वहां आए ज्यादा समय नहीं हुआ था और उसके नियंत्रण में पहले से ही 1000 सैनिक थे। यह उपलब्धि उसने केवल अपने प्रयासों से हासिल की थी। लियू कांगलेन ऐसे व्यक्ति नहीं थे जो दोस्ती के कारण लोगों को विशेषाधिकार देते हों, बल्कि वे लोगों की स्वाभाविक प्रतिभा को पहचानना जानते थे। क्या आप कई खतरनाक परिस्थितियों में रहे हैं? लिनफेंग को इस बात की परवाह नहीं थी कि उसके दोनों दोस्तों ने क्या हासिल किया है, उसे उनकी सुरक्षा की अधिक चिंता थी। हम ज्यादा खतरनाक हालातों में नहीं फंसे हैं। पो जून और मैंने लिंगची की चौथी परत पार कर ली है। हान मान ने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा, जिससे पो जून के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। लिनफेंग भाई, हान मान तो एक राक्षस बन गया है। देश के बाहर कुछ दुश्मन घात लगाकर बैठे थे। अंत में उसने लिंगची की 5वीं परत के 2 शक्तिशाली साधकों से लड़ाई की और उन्हें और उनके सभी साथियों को मार डाला। उसकी आत्मा जागृत हो गई है और उसे असीम शक्ति प्राप्त है। हालांकि जब उसने उन्हें मारा तो युद्ध समाप्त होने तक उसका शरीर पूरी तरह से क्षत विक्षत हो चुका था। क्या उसने अकेले ही 5वें लिंगची स्तर के 2 साधकों के साथ साथ बाकी सभी लोगों को मार डाला? लिनफेंग की आंखें सिकुड़ गईं। वह सुखद रूप से आश्चर्यचकित था। इसके अलावा हान मान ने अभी अभी 5वें लिंगची स्तर को पार किया था। हान मान ने अपने चेहरे पर शर्मिंदगी भरी मुस्कान लिए अपना सिर खुजाया। फिर उसने कहा, मुझे भी नहीं पता कि क्या हुआ। जब से मेरी आत्मा जागृत हुई है, ऐसा लगता है कि मैं धरती में विलीन हो सकता हूं और उसकी शक्ति को सोखकर उसे अपना बना सकता हूं। इस शक्ति के बल पर 5वें लिंगची स्तर के इन दोनों साधकों को मारना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। क्या ये रक्त आत्मा हो सकती है? लिनफेंग ने सोचा। जब हान मान कैदी अखाड़े में था तब लिंगची स्तर तक पहुंचने पर उसकी आत्मा एक बार जागृत हो चुकी थी। ये स्पष्ट रूप से एक सामान्य आत्मा से अलग थी क्योंकि ये दूसरी बार जागृत हुई थी। लिनफेंग, पो जून मेरी बहुत तारीफ करता है, लेकिन वो हमसे कुछ बातें छुपा भी रहा है। वो 5वें लिंगची स्तर के साधकों को भी हरा सकता है, हान मान ने कहा, जिससे लिनफेंग स्तब्ध रह गया। पो जून 5वें लिंगची स्तर के साधकों को भी हरा सकता है। ईमानदार रहो और लिनफेंग को ये सब बातें खुद समझाओ, हान मान ने पो जून की ओर देखते हुए कहा। पो जून ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और तुरंत लिनफेंग की ओर बढ़ा। लिनफेंग, बड़े भाई, एक नजर डालिए। बोलते बोलते पो जून ने अपना हाथ बढ़ाया और धीरे धीरे एक लता प्रकट हुई। देखने में तो वह मायावी लग रही थी, पर असल में थी। जब वह लता लिनफेंग के शरीर तक पहुंची तो लिनफेंग ने महसूस किया कि वह ठोस है। यह पो जून की लता शक्ति थी, जिसका उपयोग वह लोगों पर अचानक हमला करने के लिए कर सकता था। लेकिन उसी क्षण पो जून के शरीर से अचानक तीव्र ऊर्जा का संचार हुआ। उसकी पुतलियां अचानक गहरी काली हो गईं और बेहद तीखी दिखाई देने लगीं। अचानक उसकी पीठ से एक काला भ्रम धीरे धीरे प्रकट हुआ। उस भ्रम के बीचों बीच एक लंबा काला भाला तैर रहा था और आकाश की ओर इशारा कर रहा था। दोहरी आत्मा। लिनफेंग की आंखें सिकुड़ गईं। यह एक और आत्मा थी। पो जून में दोहरी आत्मा थी। लता आत्मा और मायावी भाला पलक झपकते ही गायब हो गए। पो जून उदासीन भाव से मुस्कुरा रहा था। उसकी दोहरी आत्मा उसकी सबसे शक्तिशाली ताकत थी। उसने कुछ समय के लिए इसे हान मान से भी छिपाकर रखा था। हाँ, कमाल है, दोहरी प्रतिभा। पो जून, तुम और हान मान एक जैसे हो, तुम दोनों ही प्रतिभाशाली हो। इसीलिए जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तो तुम्हारी आंखों में इतनी तीक्ष्णता देखकर आश्चर्य नहीं हुआ था। लिनफेंग दिल खोलकर मुस्कुरा रहा था। उसके दोनों अच्छे दोस्त अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थे, जिससे वह बहुत खुश था। हान मान की आत्मा दूसरी बार जागृत हो गई थी, जिसका शायद मतलब था कि उसके पास रक्त आत्मा थी और पो जून के पास आश्चर्यजनक रूप से दोहरी आत्मा थी, जो अत्यंत दुर्लभ थी। दोहरी आत्मा होना कोई बड़ी बात नहीं है, खासकर जब तुम्हारे चेहरे पर गुलामी का बड़ा निशान हो। ऐसा लगता है जैसे मैं कैदी अखाड़े में बहुत पहले ही मर चुका हूं। पो जून ने आह भरते हुए कहा।
लिन फेंग ने पो जून की ओर देखकर कहा, पो जून, अपने चेहरे पर उस निशान की चिंता मत करो, देर सवेर मैं उसे हटाने में तुम्हारी मदद करूंगी। साधना के मार्ग पर रक्त की प्रत्येक बूंद पुनर्जन्म की प्रक्रिया से गुजर सकती है। रक्त वाहिकाओं के जाल को बदलना और संशोधित करना बहुत आसान था, इसलिए उस दास्ता के चिन्ह को हटाना हाथ पलटने जितना ही आसान था। हाँ, बिल्कुल सही, निराश मत हो, ये निशान जल्द ही मिट जाएंगे। हान मान ने मुस्कुराते हुए कहा और आगे बोला, लिन फेंग, चलो टहलने चलते हैं। मैं तुम्हें बाकी सैनिकों और मौजूदा हालात के बारे में और बताऊंगी। ठीक है, लिन फेंग ने सिर हिलाया और तुरंत बाद तीनों दोस्त तंबू से बाहर निकल गए। वे तंबू के बाहर मौजूद सैनिकों की ओर चल पड़े। पो जून ने कहा, लिन फेंग, बड़े भाई, सेना में अलग अलग श्रेणियां होती हैं, गार्ड, सार्जेंट, लेफ्टिनेंट, गैर कमीशन अधिकारी और अधिकारी। गार्ड के अधीन 10 सैनिक होते हैं, सार्जेंट के अधीन 10 गार्ड होते हैं और इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से 100 सैनिक होते हैं। लेफ्टिनेंट, जिनमें पो जून और मैं शामिल हैं, के अधीन 10 सार्जेंट होते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से उनके सभी सैनिकों को नियंत्रित करते हैं, जिनकी कुल संख्या 1000 है। इससे भी ऊंचे पदों पर गैर कमीशन अधिकारी होते हैं जो 10 लेफ्टिनेंट को नियंत्रित करते हैं और इस प्रकार 10,000 सैनिकों को नियंत्रित करते हैं। हमारी सेना में कुल 3 लाख सैनिक हैं। जनरल लियू कांगलैन को छोड़कर 3 अधिकारी हैं जिन्हें बाएं, दाएं और मध्य भागों में विभाजित किया गया है। इसके अलावा प्रत्येक अधिकारी के अधीन 10 गैर कमीशन अधिकारी हैं। इसके अलावा चीशी के विशेष कमांडरों के साथ बख्तरबंद सैनिक भी हैं। पो जून और मैं उसी श्रेणी का हिस्सा हैं। लिन फेंग सैन्य पदों की कार्यप्रणाली को समझता था। पदानुक्रम सख्त था, यह पिछली दुनिया से बहुत अलग नहीं था। निचले रैंक के सैनिकों को उच्च रैंक के सैनिकों द्वारा दिए गए आदेशों का पालन करना पड़ता था।